वॉल्टर का दूसरा क्वेश्चन, वॉल्टर का अगला प्रश्न, और आईसीआई ने वॉल्टर गॉर्डन मोदी मिलेंगे पूछा है। सबसे ज्यादा वॉल्टर, सबसे ज्यादा मोदी मिलेंगे और वॉल्टर पूछा है, ठीक है ना? ठीक है, नहीं गरम दूध वो नहीं आता, आगे तो करेंगे ना हम लोग, ऐसे क्या बोला है, पर नहीं आता। वॉल्टर मॉडल टोटल अर्निंग जो है 2 लाख की है, टोटल अर्निंग 2 लाख की है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 100 रुपए के 20,000 है, यानी कि टोटल शेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वो 20,000 है, यानी 20,000 शेयर्स है, 2 लाख की कमाई है। आपसे मेरा सवाल है, 2 लाख पे 20,000 को डिवाइड करेंगे, यानी कि आपका ईपीएस लिखा है ना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो 2 लाख से 20,000 को डिवाइड कर तो कि ईपीएस कितना आया? 10 है। वो बोल रहे डिविडेंड पेड 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख को 20,000 से डिवाइड करो, डिविडेंड कितना आएगा? 7.5 रुपए डिविडेंड है आपका। और पी रेशो कितना है? अरे पी रेशो का मतलब क्या होता है? एमपीएस अपॉन ईपीएस कितना है? 12.5 है ना, तो अपने पास में ईपीएस तो ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, 125 हो जाता। क्या करने के लिए? नहीं के ही तो नहीं, पहले मैं एमपीएस निकाला हूं 125 ना। अब हम लोग ये क्या, सुनो ना, इस बार मैं आगे बोलता हूं। अब आपका 12.5 गुना है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपए कमाने के लिए आप 12.5 रुपए लगाते हो, यानी कि आप क्या टक्के का पैसा मांगते हो? मैं 12.5 लगाऊंगा, मुझे 1 रुपया देना, तो 1 डिवाइड बाय 12.5 करो, 8%। ये आपका के ही है, तो आपका के ही हो गया 8%। नहीं समझा तो वापस बोलता हूं भाई, 12.5 है ना, तो आप 1 रुपया लगाते हो। सॉरी, कोई कंपनी आपको 1 रुपया कमा के दे दी, तो आप बोलते तेरी वैल्यूएशन 12.5 की, क्योंकि आपका पी रेशो 12.5 है। यानी कि उसका 10 रुपए कमा देता, हम बोलते तेरा वैल्यूएशन 125। तो दोस्तों अभी यहां पे क्या लिखा है? 1 रुपया उनसे मिलता है, 1 रुपया उनसे मिलता है, हम 12.5 देते हैं, यानी कि 1/12.5 का तो क्या हो गया? हमें 8% की उम्मीद है, तो के कितना हो गया? 8%। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी कि 8% के असर्टेन वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग द ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। अब आपको ये सवाल पूछना है, अब से मेरा एक सवाल है कि कंपनी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन वो कितनी है? 8% की है। अरे बोलो यार। देखो ये ईपीएस आ गया यहाँ पे, ये डीपीएस आ गया यहाँ पे, ये सब आ गया ना, अपना बराबर चल रहा है सब कुछ। अब आप मुझे बताओ कंपनी ने पैसे कितने लगाए और कंपनी कमा रही कितना? कंपनी 20,000 शेयर्स लेती है 100 के, यानी कंपनी का इसमें कितना पैसा है? 20 लाख। उस पर कमा रही कितना? 2 लाख, यानी कंपनी का आर कितना है? 10%। देखो इस क्वेश्चन में 2 चीजें अद्भुत है, एक तो के दिखाने पर दिख्या आया, आर दिखाने पर दिख्या है, क्योंकि 2 लाख कमाती है 20 लाख पे। 20 लाख कहां लिखा है? ये लिखा है ना, क्या ये मल्टीप्लाई कर दो 20 लाख, तो 20 लाख पे 2 लाख कमाए, यानी 10% आर है आपका। अब मुझे बताओ कंपनी खुद से कितना कमाती है? 10%। हाँ, और लोगों की औकात कितनी है? 8%। तो कंपनी ने डिविडेंड 0 देना चाहिए, फिर भी कंपनी इतना दे रही है, बस आप रुकना। तो कंपनी कितना दे रही है, फिर भी डिविडेंड दे रही है, तो यानी कि कंपनी का डिविडेंड ऑप्टिमम पे नहीं चल रहा। कंपनी खुद कितना कमा रही है और लोग कितना कमा सकते हैं? तो लोग क्यों दे रहे? चुप रहे शरोल, चुप। तू कितना कमा सकता बे? हम कितना कमा रहे हैं? तो काय को मांग रहा डिविडेंड? तो डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए था। तो डिविडेंड ऑप्टिमम कितना? 0। और बोलेगा ना अनसर्टेन वेदर द कंपनी, वेदर, तो डिविडेंड ऑप्टिमम नहीं है। देखो यहां पे लिखा होगा डिविडेंड ऑप्टिमम इट इज नॉट, है ना। तो अब क्या होगा? अब क्या करेंगे? ये ऑप्टिमम नहीं है, तो अब कैसे होना चाहिए? अगर ऑप्टिमम कर देंगे 0 से, तो फिर तो मार्केट प्राइस चेंज होगी। बताओ करके बताओ 0 से। अगर डिविडेंड 0 होता तो वॉल्टर के हिसाब से टीएमपी कितना निकलेगा? आपको नहीं आ रहा तो मैं कर दूं?
ये देखो TMP इज इक्वल टू डी कितना है, 0, 0 अपन के यानी 0 प्लस कितना है, E कितना है 10 माइनस 0 अपन के कितना है 8% अपन के कितना है 8%, यानी कि 10 अपन 8% अपन 8%। इसको R से मल्टीप्लाई करो, R कितना है 10 का 10% कितना होता है, 1 रुपए को डिवाइड करो 8% से और डिवाइड करो 8%, कितना ये आ गया। ऑप्टिमल कितना होना चाहिए 0। अगर वो सुनो, अगर वो 0 डिविडेंड देते ना तो उनकी प्राइस 156 होती है। आज उनकी प्राइस कम है, बताओ क्यों कम है? क्योंकि ओ डर गया ना, आए बाबू सो लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 मिनट, एक क्वेश्चन पूरा, मैम 5 मिनट रखते ना। हाँ, सो मित्रों आपके सामने यहां पे लिखा होगा, ये जो लिखा ना, फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पी रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। और लिखा विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशियो इज 8, ऑब्वियसली चेंज होगा। आप दोस्तों अगर मान लीजिए उनका एक सवाल है, अगर ये 12.5 नहीं होता और अगर ये 8 होता तो अपना जो है, अगर हमारा 8 है तो हम 1 रुपए मिलने के लिए 8 रुपए लगाते हैं, तो 1/8 करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू हाउ मच, यानी कि 12.5% क्या होता, हमारा के ही हो जाता। और दोस्तों अगर के ही चेंज होगा तो दोस्तों सारे आंसर चेंज हो जाएंगे, यानी कि हम कितना कमा रहे हैं 10, हमारा शेयर होल्डर कितना कमा रहा है 12.5, तो लोग बोलेंगे भाई साहब आप कितना कमा रहे हैं 10, हम कितना कमा रहे हैं। कंपनी के पास में पैसे नहीं रखेंगे, इधर ला, तुम्हारी क्या औकात है, तुम 10 कमाते और हम लोग, तो शेयर होल्डर सब छीन के ले लेंगे। यानी कि अब की बार डिविडेंड पूरा दिया जाएगा, जितना ईपीएस होगा, तो ईपीएस कितना है 10 रुपए, आपकी बार ऑप्टिमम कितना होगा 10 रुपए पूरा, तो डिविडेंड भी 10, ईपीएस भी। समझ में आ रहा है? देखो क्या होता है ना, ये एक बात सिर्फ इतना देख लो, उन्होंने क्या किया ना, ये 3 करके दिखाया है। समझ में आ रहा है कि आपको ये इंपैक्ट ऑफ डिविडेंड आपको समझना चाहिए। बताओ आपसे अगर सवाल पूछा, वो बोलता है ऑप्टिमम है कि नहीं, आपसे मेरा ये क्वेश्चन को 2 मिनट बाजू में रखो। ऑप्टिमम कब बोलते हैं कि नहीं सुनो ना, अगर मान लीजिए आर है तो आर इज इक्वल टू के भी हो सकता है, या आर ऐसा भी हो सकता है, या आर ऐसे भी हो सकता है। अब आर यानी कि जो कंपनी कमा रही, तो कंपनी कमा रही 12 और लोग कमा रहे 10, तो क्या बोलेंगे, कंपनी ने ऐसे केस में डिविडेंड 0 देना चाहिए। अगर आर इज इक्वल टू, यानी कंपनी भी कमा रही 12, ये भी कमा रहे 12, आवे डिविडेंड दे न तो नक्को दे आ रहा है, क्या फर्क पड़ता। पर इसमें क्या होता है, कंपनी जो कमा रही वो 12 है और शेयर होल्डर कमा रहे 15, तो कंपनी ने ये डिविडेंड को तो पूरा के पूरा 100% बांट देना चाहिए। अब पर वो यहां पे शांत नहीं होते, वो क्या बोलते हैं, अब डिविडेंड 0 है ना, तो अब वो जो वॉल्टर का जो फॉर्मूला है उसमें 0 घुसेड़ के बताओ कितनी प्राइस आ रही। और इस क्वेश्चन में बोलो ना, पूरा डिविडेंड करके बताओ, ऑप्टिमम डिविडेंड की प्राइस भी पूछते हो, यानी कि अगर आप आपका डिविडेंड 100% हो गया तो आप बताओ आपका प्राइस कितना, टीएमपी है, तो क्योंकि टीएमपी अलग आएगा राइट। देखो कंपनी क्या करती है, कभी भी ऑप्टिमम पे डिविडेंड देती नहीं, एक तो कम देती नहीं तो ज्यादा देती, फिर वो क्या बोलेंगे, बताओ कंपनी ने सच सही किया कि नहीं किया है, अब बोलो नहीं किया है, फिर वो बोलेंगे अगर सही करते हैं तो बता कितना टीएमपी होगा, तो आपको टीएमपी निकाल के बताना है उसको। समझ आ रहा है? तो ये चीज अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। मित्रों अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है जिसका नाम है
नहीं नहीं, गरम दूध बाद में आएगा। मित्रों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। दोस्तों, आपने पहले वॉल्टर देख लिया, आपने एमएम अप्रोच देख लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 30 में शायद से गॉर्डन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? गॉर्डन है कि नहीं है? ये गॉर्डन है। ये ऐसा गॉर्डन में ही आता है नहीं? हाँ, ये ना गॉर्डन। ओके फाइन। अब एक काम करते, ध्यान से सुनो इसको। ये क्वेश्चन को करते हैं। Mr. A is a contemplating purchase of 1000 equity shares of a company. कितने लेना उसको shares? They want to buy 1000 shares. His expectation of return is what? 10%. किसकी expectation? KE. By the way of dividend with the annual growth of G कितना है? 5%. The company last dividend last यानी कि वो तो D0 था, पर D1 कितना हो जाएगा? तो मैं D1 लिखता हूं 2.10। बोलो सही बोल रहा हूं क्या मैं? आपका D0 कितना था? 2 रुपए। 5% की ग्रोथ तो 2.10 हो गया। उसके बाद में even as is considered, Mr. A suddenly finds that due to his budget announcement, dividend has been exempted from the tax in the hands of recipient. But the imposition of dividend distribution tax on the company is likely to lead to fall in a dividend 20 पैसे। यानी कि दोस्तों, अब वो क्या बोल रहे हैं? But the imposition of dividend distribution tax company is likely to lead to fall in a dividend 0.20 पैसे। यानी कि जो पहले कितना देने वाली थी वो 2.8, आप कितना देंगी? अब ये गवर्नमेंट ने बोला तुम ही काट के दे दो, तो 2.1 को दो, 1.9 दे दो। मार्जिनल टैक्स कितना है? 30%। Calculate what should be the Mr. A's estimate of the price per share before and after the budget announcement. तो क्या होता है ना बच्चों, इसमें बहुत आसान सवाल है। बिफोर अनाउंसमेंट, देखो यहां पे क्वेश्चन है, ग्रोथ आपकी 5%। इधर आंसर देख लो, आपको समझ में आएगा। 5% ग्रोथ चल रहा है। केई कितना है? इधर कितना है? आफ्टर बजट। सुन के लो ध्यान से। बिफोर बजट में क्या था ना, इनको जो मिलता था उसके ऊपर वो खुद टैक्स भरते थे। तो उनको 10 आता था, वो 3 गवर्नमेंट को देते थे। तो बिफोर बजट वो लोग खुश थे। 10 लेने में उनको आते थे 10, वो देते थे 3, उनके हाथ में रहता 7। अब आफ्टर बजट में कंपनी टैक्स भर दे रही। अरे आफ्टर बजट में तो कंपनी खुद टैक्स भर रही ना, तो अब वो बोलेंगे 10 नहीं भी तो चलता, मैं 7 में भी खुश हो जाता। क्यों खुश हो रहा हूं? बिकॉज वैसे भी 10 मिल रहे और मैं 3 तो मैं दे ही रहा था, तो आप तुम ही काट के दे रहे हो, तुम 7 दे दो, मैं उसमें भी उतना ही मजे लूंगा। अब मैं 7 में भी उतने ही मजे ले रहा हूं। आगे अब D1 की बात करेंगे। D1 पहले एक जो लिखा है 2%, यहां पे लिखा है, देखो यहां पे 1.8 1. ये क्या लिखा है बच्चों, बता दो। ये कितना होना चाहिए? ये 2.1 होना चाहिए ना। बिफोर बजट कितना होना चाहिए? हमें 2.1 मिलना चाहिए। हाँ ना, बिफोर बजट, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा हमें देते थे। बराबर है, बिफोर बजट ना। किधर? अरे समझा तो मैं, यहाँ पे वो बराबर लिखा है। वो क्या बोल रहा है? अरे मुझे सबर करो। दोस्तों यहां पे कुछ लिखा है, आप लोग सभी लोग ध्यान दें। ये 20 पैसे फॉल हो रहा है, 20 पैसे। अब उसमें 2 तरीके हैं। यानी कि आप एक काम करो, 2 रुपए जो देने वाले थे, 2 रुपए में से 20 पैसे हटा दो, 1.8 करके 5% ग्रोथ करा दो। या फिर इसको और एक तरीका है, वो क्या करो, 2 में पहले ग्रोथ ऐड कर दो, 2.1 कर दो, माइनस कर दो यहां पे 0.20, ये 1.9 भी दोनों भी सही है।
आपके हिसाब से नहीं चलेगा। दो नहीं, दोनों भी करो। एक तो आप ग्रोथ क्या करो, वो -20 माइनस करो फिर ग्रोथ कर दो, या फिर एक काम करो पहले 20 कर लो और फिर ग्रोथ। दोस्तों आपने यहां पे D1 क्यों निकाला? बिकॉज गॉर्डन के फॉर्मूला में D1 होता है। कैन यू प्लीज टेल मी गॉर्डन का फॉर्मूला क्या होगा? D1 अपॉन के माइनस जी। तो अगर मान लीजिए इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक तो बिफोर और आफ्टर बजट, तो इस केस में D1 कितना था मेरा? तो मैं 2.1 अपॉन के कितना है? माइनस ग्रोथ 5%, तो 2.1 अपॉन 5% कर दूंगा तो आंसर 42 आ जाएगा। और इस केस में जहां पे पोस्ट बजट है वहां पे देखो वापस D1 उतना ही रहेगा। कितना D1 है अपनी बार? ये 1.89 ले लो, तो 1.89 अपॉन कितना है ये? अरे आपकी बार के मेरा 10% नहीं ना, क्योंकि मैं साथ में भी बहुत खुश हो रहा हूं। तो 7 माइनस 5 हो गया, तो 2% हो गए, तो यानी 1.89 अपॉन 2%। क्या आ रहा है? 9.4। 1.89 अपॉन 2% कर दो बस, हाँ जो भी आएगा, ठीक है ना? डन एवरीबॉडी। तो क्या हुआ है, ये तो पहली बात तो ये क्वेश्चन लिया क्यों है? ये क्वेश्चन बड़ा अद्भुत अपरिचित क्वेश्चन है, और हमने रॉक्स में ऐसे क्वेश्चन उठाए जो सामान्य क्वेश्चन नहीं है। गॉर्डन का क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं करते। गॉर्डन में क्या चीजें चाहिए आपको? गॉर्डन करना तो आपको क्या चाहिए? डी चाहिए, यानी कि D1 चाहिए, अपॉन के ही चाहिए, जी चाहिए। आपको क्वेश्चन में D1 भी दिया रहता, के ही भी दिया रहता, जी सब दिया रहता, और आपको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ता। पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक तो उन्होंने बिफोर और आफ्टर बजट में घुसेड़ दिया, फिर दोनों का के ही चेंज हुआ, दोनों का D1 चेंज हुआ, और दोनों का जी कांस्टेंट था 5%। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये के क्यों चेंज हुआ कि जो पहले 10% था 7% हुआ, और D1 क्यों चेंज हुआ? अरे बोलो ना, D1 वो 20% था ना, वो बिफोर आफ्टर की वजह से, तो वो चेंज हुआ, इसीलिए आपको दोनों के आंसर अलग दिखाई दे। बाकी फॉर्मूला तो यही यूज हुआ, दोनों भी है इसमें। समझ आ रहा है? ओके। आपसे अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये तो हो ही गया। I am on last question from this chapter. Question number 6. Are you ready? Yes, sir. This is the last question from this chapter, जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी, जिसके 3 वॉल्टर आपने देख लिया, गॉर्डन देख लिया, MM आपने देख लिया। SPC का मॉड्यूल नंबर 1 का 15 क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे, इन December 2011 AB कंपनी साहब व्हाट वाज कितने में? 146 में बिक रहा था। लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ कितना है? एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड कितना है? यानी 3.36 में ऑलरेडी डिविडेंड आ चुका है। क्या मैं D1 को 3.36 लिख रहा हूं? और दोस्तों इसी समय पे हमारा जो शेयर वॉज सोल्ड, यानी P0 कितना लिखूं मैं? यानी जो हमें आइडेंटिफाई करना था वो ऑलरेडी गिवन है। और G कितना है? What rate of return an investor can expect to earn assuming that dividends are expected to grow along with the earning of 7.5% in perpetuity? क्या बोल रहा है? के ही निकालना है। तो दोस्तों के ही निकाल लिया ना, ये क्या हो गया यहां पे? अरे यार ये एक्चुअली एक बार अपन कर लेते हैं उसको। एक्चुअली के ही निकालना है। ये तो आपने को ऐसा लग रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है। यू रिमेंबर कॉस्ट ऑफ कैपिटल?
के इज इक्वल टू D1 अपॉन, ऐसा ही था। कितना है D1? P0 कितना है प्लस G कितना है, ये कर लेंगे आंसर आ जाएगा। छोड़ दो, अभी आगे बढ़ जाए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द AB कंपनी विल अर्न about 10% on the book equity and ABC company will earn and shall retain 60% of retained earning. In this case, whether there would be any change in the growth rate and cost of equity. पहली बात तो आप सभी जान ले, ग्रोथ डिपेंड करता है BR के ऊपर, बैलेंस एंड रिटर्न। बैलेंस कितना कर रही है कंपनी? 40%। शाल रिटेन 60% है, बैलेंस 60% खुद रख रही है। G इज इक्वल टू BR का फॉर्मूला याद नहीं तो याद कर लो आप। देखो कंपनी क्या करेगी, जो उनके में रहता है ना उससे ग्रो करती है, तो 60% रख रही है अपने पास, उसके ऊपर 10% आ रहा है, यानी देखो यहां पे ग्रोथ आपका 6% आ जाएगा। ये बात क्लियर है? अब आगे सवाल जो पूछा है ना वो ये पूछा है, क्या बोला है कि इन दिस केस वेदर देयर वुड बी एनी चेंजेस इन द ग्रोथ। हाँ चेंज होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे चेंज होगा? क्या के चेंज होगा? क्या के चेंज होगा क्या नहीं होगा? बताओ बच्चों। देखो यहां पे लिखा है अकॉर्डिंगली डिविडेंड विल ऑल्सो गेट चेंज टू कैलकुलेट दिस। फर्स्ट वी शैल कैलकुलेट द प्रीवियस रिटेंशन रेशो, यानी कि पूरा के पूरा आपको प्रीवियस रिटेंशन, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी क्या निकालना है अपने को? के निकालना है। ओ यहां पे आएंगे आप, वाओ आ जाएंगे तो बाबा। हाँ ये जियाना ने कुछ नहीं दिखाना है। ओके ठीक है। आपके स्कूल में ऐसे क्वेश्चन होते क्या प्लस माइनस वाले? है ना, इजी है सीए। देख हमको भी प्लस, देख प्लस इज इक्वल टू क्या चाहिए? ओके ओके गाइस, दोस्तों सुनो ना मित्रों, इस चैप्टर में जो दो चीजें हैं, एक तो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। ओके यहां पे कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है गरम दूध और लिटनेस है। मैं नहीं चाहूंगा आप इसमें टाइम स्पेंड करें। बोलो क्यों नहीं करें? बिकॉज अभी तक के इतिहास के 15-20 अटेम्प्ट में कभी पूछा नहीं। और दूसरी बात, हमने ये जब इसको हमने क्लास में पढ़ा हुआ है ये, पर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं है। फिर भी हमारे बुक में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर अभी दुनिया में इस तरह से थियोरेटिकल मार्केट प्राइस नहीं, ना गरम दूध से निकालते ना लिटनर से निकालते। एवरीबॉडी क्या आपको एक चैप्टर में तीनों फॉर्मूले याद रहेंगे? क्या आप एक बार फॉर्मूला बता दें? फॉर्मूला फॉर गॉर्डन, D1 अपॉन के, और अगर ग्रोथ होगा तो D1 अपॉन के माइनस। अगर मैं वॉल्टर की बात करता हूं, D1 अपॉन के कर दो प्लस E माइनस D, R से मल्टीप्लाई करो के और के। और अगर मैं उसकी बात करता हूं MM अप्रोच की, वाओ वेरी गुड, मुझे भी सिखाना है। ओके उसने बताओ नहीं, बताओ नहीं, एक मिनट। हमारे जो मोदी मिलेंगे अप्रोच है उसमें पहली बात तो बोलता है कि डिविडेंड देने नहीं देने से आपके वैल्यूएशन में फर्क नहीं पड़ता। फिर वो क्या करता है, पहले डिविडेंड के दिया तो कितनी प्राइस आती, और तो पहले प्राइस निकलता, वैल्यू नहीं, तो वो 105-110 आई थी। फिर वो क्या बोलता कि आपकी कंपनी को इतना पैसा चाहिए था, 10 लाख चाहिए था, तो डिविडेंड देंगे तो कुछ माइनस होगा, नहीं देंगे तो कुछ माइनस नहीं होगा। फिर क्या बोलते हैं, आपको इतने पैसों की एक्सपेंशन की जरूरत है। फिर उसमें से वो जो अपने पास में है वो माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे, वो एक कभी 105 से तो कभी 110।
तो भले ही क्या चेंज होता है बताओ? भले ही उसके शेयर प्राइस, उसके जो नंबर ऑफ शेयर है वो चेंज होते हैं, बोलो जल्दी से, पर उसकी वैल्यूएशन विल रिमेन। इसी तरह से चैप्टर एक बार डालो। So ladies and gentlemen, please welcome Ankita ma'am on this show. So ladies and gentlemen, हाँ मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू सो मच। दोस्तों अंकिता मैम आज हमारे शो में हमारे सौभाग्य की हेलो, बात है। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे चालू है आप सब लोगों का रिवीजन? एक नंबर। सर तो टेंशन नहीं है कोई बात का, है ना? एकदम एफएमई को एकदम पूरे खून में एकदम। ओके सो दोस्तों एक बार फिर से आप ये समझ लीजिएगा कि हम लोग का जो सीए इंटरमीडिएट लॉ जो होने वाला है, इट इज गोइंग टू हैपन ऑन 27th and 28th एंड मैम इज गोइंग टू टेक द कंसेप्चुअल रिवीजन, जहाँ पे ना कि सिर्फ सेक्शन को चार्ट से बल्कि एकदम बेस से उठाकर पूरा आगे ले जाएंगे। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी तक के जितने भी रिवीजन लेक्चर्स एसपीसी में हुए हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अभी तक के जितने भी ओके अभी तक जितने भी लेक्चर्स जो हुए हैं एसपीसी के, सारे इंसेप्शन हुए तब से, तो सबसे ज्यादा जो लेक्चर्स और जिनके व्यूज आते हैं, शी इज वन एंड ओनली अंकिता मैम। हम भी अंकिता मैम से ये पूछते हैं, ये हमेशा में अंकिता मैम और हम लोग सारे टीचर्स अंकिता मैम से पूछते हैं कि हमें भी वो राज बताएं जिसकी वजह से रिवीजन आप कभी भी देख लेना। आई एम टेलिंग यू वॉट एवर जितने भी रिवीजन लेक्चर्स आते हैं, शी इज गेटिंग एन अमेजिंग रिस्पॉन्स नॉट ओनली इन फाउंडेशन बल्कि इंटरमीडिएट एवरीवेयर। अभी हाल ही में जो उन्होंने रिवीजन लेक्चर लिया था फाउंडेशन का, तो हमने ये एसपीसी का एक बेंचमार्क सेट किया जहाँ पे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 2700 लोग एक साथ में उस लेक्चर को देख रहे थे। और ऐसे सारे एक मिनट हो गया। ऐसे सारे जो रिकॉर्ड्स करते हैं वो मैडम ही करते हैं, हम सिर्फ उनको फॉलो करते हैं बिकॉज उनका हाल ही में आपने कभी वो इंस्टा पे देखा भी होगा। इट इज़ एन अमेजिंग, मतलब मेरी भी ख्वाहिश है कि इतने सारे स्टूडेंट एक साथ देखना चाहिए। मैम थोड़ा सा ज्ञान दे दो हमको कैसे होता है। चलो मैम प्लीज बताइए आप कैसे हो सकता है। यस, पहली बात तो आई थिंक एफएमई को इज ऑल सॉर्टेड और कॉन्फिडेंस लेवल आपका चेहरा देख के समझ में आ रहा है एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो इनफैक्ट स्वप्निल सर से इंस्पिरेशन लेके मैंने सोचा अगर सर एफएमई को के लिए ऐसा कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट आई फॉर लॉ। और इसलिए मैं सी अंकिता पटनी, ओके नाम तो सुना ही होगा। आई विल बी टेकिंग द conceptual revision batch for CA Inter Law applicable for November 2022 attempt on 27th and 28th of this month. And all these lectures will be conducted on YouTube. और अगर आप पुणे में हो तो of course you all can come at Prestige Point and everything will be conducted free of cost. कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा sections को और acts को revise करने की कोशिश करेंगे so that it even gives you a boost to revise for the remaining last 1 month for the examination. बहुत बार क्या होता है ना, law especially falls in group 1. ग्रुप 1 के बाद आप लोग 2.5 महीने ग्रुप 2 की क्लासेस करते हो। जैसे ही ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म होती है क्या होता है, आप लोग रिविजन सेशंस अटेंड करते हो ऑफ ग्रुप 2 ओनली, बिकॉज कैसा होता है ग्रुप 2 तब ताज़ा ताज़ा रहता है एंड बिकॉज इट्स फ्रेश इट्स ईजियर फॉर यू टू रिवाइज ऑल्सो।
तो ग्रुप 1 के सब्जेक्ट से जो आपका नाता था काफी समय से टूट चुका है. So sometimes what is also necessary is the brushing up of the knowledge. So it gives you basically a kick to revise and study at home. तो इसीलिए मैंने ये conceptual revision के लिए planning की है. And I planned it in a manner that it happens after group 2 only. और इसलिए ये जो dates है that is 27th and 28th. And apart from that, कल, okay, tomorrow, we are taking the amendment lecture. Fortunately for you all have very less amendments. I think hardly गिने चुने on fingertips 4 to 5 amendments है. तो ये amendment lecture कल मैं लेने वाली हूँ. And after the amendment lecture on 27th and 28th would be the conceptual revision batch, है ना. इस क्लास को ज़रूर अटेंड करना. आई एम 100% श्योर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल होगा. बाकी तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो. मैं अभी काफ़ी समय से बैठी थी तो मैं देख रही हूँ यू आर एबल टू रिकलेक्ट, यू आर एबल टू आंसर, सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग. ऐसे ही पढ़ते रहना. काफ़ी करीब आप आ चुके हो. यहाँ तक अगर आपने अपने आप को होल्ड किया है तो मुझे लगता है नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 months. इतनी मेहनत कर लो आप, बाकी आपका लाइफ जो है वो सॉर्टेड है ना. सो स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. मैम इसमें बता दो कि आप जो इंटरमीडिएट का जब रिवीजन लेंगे तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, उनके उसमें क्या होना चाहिए, कुछ पढ़ के आने की जरूरत है? सो अगर आपने मुझसे क्लासेस ली है, यू ऑल कैन गेट द चार्ट बुक. ओके, तो मैं चार्ट बुक से रिवीजन लूंगी. बट इवन इफ यू ऑल हैव नॉट टेकन क्लासेस फ्रॉम मी, इट इज ओके. सिलेबस तो हर एक बच्चे के लिए सेम ही है. यू ऑल कैन गेट द इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल और एनी अदर बुक जिसमें से आपने पढ़ाई की है. सेक्शन टू सेक्शन ही मैं रिवाइज करने वाली हूँ. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू कैरी योर बुक्स, क्योंकि इस रिवीजन सेशन के बाद, तो ये 2 दिनों के रिवीजन के बाद आपके माइंड में एक पूरा रोड मैप क्लियर होना चाहिए. ये सेक्शंस अच्छे से आते हैं, ये सेक्शन बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये मैंने जवाब दिया बट आधा सही था आधा गलत था, आधा जवाब देने आया आधा जवाब नहीं देने आया. सो बेसिकली यू शुड एक्चुअली बी डूइंग द फिल्टरिंग पार्ट इन दीज 2 days. आपका पूरा 100 मार्क्स का लॉ का सब्जेक्ट का फिल्टरिंग होना चाहिए. ये मेरी स्ट्रेंथ, ये मेरी वीकनेस और इसको मेरे को इंप्रूव करना है. और उसके बाद यू रियली हैव टू वर्क ऑन दैट. इवन लॉ इज 100 मार्क्स पेपर. जितनी इज्जत FME को और EISSM को दी उतनी आपको लॉ को भी देनी है ना. मैम उससे ज्यादा देंगे. थैंक यू सो मच. चलो बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए, बाकी हम लोग करेंगे. एंड इनफैक्ट और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट लॉ इज अ वेरी डिफरेंट पेपर. FME को से और अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट से काफी डिफरेंट है. तो मैंने और एक चीज प्लान की है. वंस वी आर डन विद द रिविजन सेशंस इन इन सितंबर, अक्टूबर मिड के आसपास, मतलब जस्ट बिफोर द दिवाली ब्रेक, व्हाट आर वी आल्सो गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. तो हर अटेम्प्ट में आप लोग जैसे जानते हो RTPs आती है, तो आपके अटेम्प्ट की भी RTP आई हुई है. तो RTP में से रैंडमली हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं और हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. क्योंकि देखो, अच्छे से समझ लिया, अच्छे से याद है, इसका ये मतलब नहीं होता है बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलने वाले हैं. क्योंकि बहुत बच्चों का मैंने देखा है, इस बार मैंने बहुत बच्चों से पर्सनली भी बात की थी, मैंने ये देखा है कि बच्चों को क्लास में काफ़ी अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाता है, सब कुछ याद भी रहता है, बट द ओनली थिंग इज दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट देयर नॉलेज. तो आपने 3.5 महीने ग्रुप 1, 2.5 महीने ग्रुप 2 में इतनी मेहनत की है. आप लोग सेल्फ स्टडी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो. मतलब मैंने खुद ने देखा है, सुबह की आप लोग शायद 8 बजे क्लास रहती थी, 8 साढ़े 8 बजे क्लास रहती थी, जाती थी शाम के 8:30 बजे तक. एंड देन आप होमवर्क करते थे, रिविजन करते थे, क्लास के बाद आप रिविजन कर रहे हो, मैराथन ले रहे हो. सब कुछ करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आया ना तो बहुत बुरा लगता है. उसमें अगर किसी ने कह दिया ये बच्चा तो फाउंडेशन फ्लूक से ही पास हो गया, तो वो बहुत दिल को छू जाता है. बिकॉज वी नो कि हमने पिछले 8-9 महीनों में कितनी मेहनत की और कितनी सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है. नॉट ओनली यॉल बट इवन द वर्चुअल किड्स. बिलीव मी, घर पे बैठे बैठे सुबह 8 से रात के 8 बजे तक स्क्रीन के सामने लगातार लेक्चर्स अटेंड करना इज नॉट अ जोक. एंड इवन फॉर यू ऑल, आप लोगों ने भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है, इतनी सैक्रिफाइसेस की और पुणे में आपने कुछ ड्रीम्स, कुछ एस्पिरेशंस, कुछ गोल्स लेके आप आए हो. अब इनफैक्ट वो समय आ चुका है जहाँ पे द ड्रीम्स आर अबाउट टू गेट रियलाइज्ड. यहाँ तक अगर आपने होल्ड किया है तो अब आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है. टेक एवरी डे एज इट इज कमिंग. यू ऑल हैव अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम इन योर हैंड, सो यू ऑल शुड रियली बी प्लानिंग कि इस लिमिटेड समय में मोस्ट इफेक्टिवली मेरे रिजल्ट्स कैसे आउट हो गए. और यही वो समय है विच इज गोइंग टू डिफरेंशिएट यू ऑल फ्रॉम अदर्स. लास्ट बार का जो रिजल्ट था दैट वाज ओनली अप्रॉक्सीमेटली 5.4 to approximately 6%.
आप समझ लो इस चीज़ को कि अगर आपको वो 6% में आना है, आपको वो 6% जैसे करना भी होगा. तो अब वो समय है, इसको बहुत इफेक्टिवली यूज कीजिए. इट्स पॉसिबल इवन इफ यू आर प्लानिंग राइट फ्रॉम टुडे. आप प्लान कीजिए एंड अकॉर्डिंगली वर्क भी कीजिए. अचीवेबल गोल है, इट्स नॉट समथिंग दैट्स नॉट अचीवेबल, इट्स अचीवेबल. इतने समय तक आप काम करते आ रहे हो एंड डोंट वरी, एग्जामिनेशन में जब आप जाओगे ऑटोमेटिकली सारी चीजें याद आएगी. हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Okay, you will be able to do it. I know you all will be able to do it. You need to have the trust in yourself, believe in yourself, believe in all the sacrifices that you all have done till now. You will be able to achieve it. है ना? Be determined and be dedicated, be devoted. You will get your results. है ना? तो हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, उसमें भी मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ रहोगे. Will be really beneficial. है ना? God bless you all. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. वो जो चार्ट बुक है वो जनहित में जारी हो सकती है क्या? हो जाएगी, हो सकते. शुक्रिया We'll do मैम. that. We'll share it on the Telegram group. Thank you so much for giving Yes. all the time. Thank you so much, ma'am. Yes. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much, Gianna. You be here only, please. अच्छा, say hi at least to everyone. Bye. You're saying hi. You're saying bye. No. Say all the best at least. अच्छा, जियाना कितने देर स्कूल होती है उसकी? कितने घंटे होते होंगे? शी स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग 8:30 और उसकी स्कूल रहती है 4 बजे तक. हाँ, आपको लग रहा है आप ही मेहनत कर, उसको पूछो. अभी जिंदगी शुरुआत भी नहीं हुई. नहीं, मतलब आपको बता रहा हूँ मैं, इतना बड़ा बात है. और उसके बाद में भी उसकी वो कौन सी फोनिक्स क्लास है जो ट्यूशन Hi, man. आई मैथ से वो 1-1.5 घंटा चलती है, तो उसमें 5:30-6 बज जाती है उसकी. तो आप लोग समझ रहे होंगे स्कूल का होमवर्क तो है. नहीं, स्कूल का होमवर्क तो करना ही पड़ता है ना उसको. उनके हिसाब से 1-1.5 घंटा पढ़ना पड़ता है उसको. तो आपका स्टैंडर्ड देख लो, आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं आप. ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में है. एंड शी इज सो हैप्पी व्हेन इट इज सैटरडे संडे. जो ऐसा मंडे तो मामा स्कूल नहीं जाना. बट आप समझने की कोशिश करिए, ऑल्दो इट इज जस्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड. कितना पढ़ा रहे भाई, इतना नहीं. चलो, थैंक यू. यार ये गलत है यार. बहुत गलत हो रहा है यार. मतलब यश तुझसे तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था यार. क्या है ये, देख. वही तो. अरे मैडम, वो कियारा दिशा से आजकल तो दीपिका पाटनी हो गई है. पादुकोण भी ले रहे हैं. यही बचा हुआ था अभी सुनला. दीपिका पटनी कब से हुई? वही तो. ऋषा पटनी तो सर की बहन है. मैडम का जो लेक्चर है 27 तारीख को है, जिससे मैम बहुत अमेजिंग पढ़ाने वाली है एज यूजुअल. तो मैम बेटा ये सारी बातें किया रहोगा, तुम मत सुन, ठीक है ना. ये बाप रे बाप, दिस इज टू मच. Let up here, na? Okay, guys. Ma'am, once again, thank you so much. Ma'am, people are saying bye bye to you. एक बार bye bye करेंगे यहाँ पे. Okay, bye bye to all the virtual kids also, and bye bye. सबको बहुत मजा आ रही जब से वो कियारा का नाम आया. सबसे ज्यादा आपको. अभी देखो, नहीं, किसी को लाइक करना गलत बात नहीं है.
किसी को लाइक करना थोड़ा बहुत चलता है, ऐसे नहीं है। हम लोग जा रहे दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर पे लास्ट। ना ना, जिसको लेना निजी ब्रेक ले सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, यही ऐसे ठीक है, रिलैक्स। अरे ऐसे ऐसे नहीं, क्या हुआ? यू कैन स्टे, नो प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, आपके सामने सुना, आवाज थोड़ा बढ़ाना। दोस्तों आपके सामने आ रहा है ये नया चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। आर यू रेडी फॉर इट? एवरीवन कम ऑन। दोस्तों मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं यहां पे। मित्रों आपके सामने स्क्रीन पे, थोड़ा सा आवाज क्लियर कर, पता नहीं क्लियर तो ना क्लियर, थोड़ा सा बढ़ा था कि क्या होता, क्या मेरी आवाज ही वैसी हो गई? दोस्तों आपके सामने आ रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर, द सेकेंड लास्ट चैप्टर फ्रॉम एफएम। ये रहा आपके सामने। आप दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने अलग अलग चीजों को देखा, बहुत सारे थ्योरी को देखा। दोस्तों अभी बहुत सारे थ्योरी आपके सामने। दोस्तों ये नहीं, ट्रेडिशनल अप्रोच, NOI अप्रोच एंड मोदी मिलेंगे अप्रोच, ऐसे अलग अलग अप्रोचेस आपके सामने हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपके सामने आ रही है निया अप्रोच, NIA अप्रोच। दोस्तों आपने क्लास में हमने ऐसे ऐसे किया था। कैसे होता है? इन जनरल बाय डिफॉल्ट केडी की प्राइस कम होती है, केई महंगा होता है, केई 10% का होता है, और केडी वैसे डिबेंचर 10 का भी होकर 7 का हो जाता है, बिकॉज वहां पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है। इसलिए केडी आपको थोड़ा नीचे दिया है और केई ऊपर दिया है। मित्रों जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में केडी का प्रमाण बढ़ जाता है, यानी कि आपके डिबेंचर की संख्या इक्विटी से बढ़ जाती है, तो आपका केओ डाउन हो जाता है। बताओ क्यों? बिकॉज सस्ते वाली चीजें 7% वाली जब आपके पास में ज्यादा होगी, तो आपके पास में जब डिबेंचर या डेट ज्यादा हो जाते हैं तो बोलो नीचे क्या जाता है? केओ। बराबर है। ये कौन सा अप्रोच कहता है? NIA, निया अप्रोच। दोस्तों अब ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करेंगे। ट्रेडिशनल थ्योरी कहता है ये सब मुझको भी तो लिफ्ट करा दे हैं, तीनों भी लिफ्ट करेंगे। देखो जरा तीनों को, तीनों भी लिफ्ट करेंगे, क्योंकि एक समय आता है, जी हां एक समय आता है कि जिंदगी में आपकी जो केडी की प्राइस है, वो जो केडी की प्राइस है वो आपकी बढ़ने लग जाती है, बिकॉज आप ज्यादा लीवर्ड पाए जाते हो। बैंक आपको कहती है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, कि देखो आपको लगता है कि आप ज्यादा डिबेंचर का इस्तेमाल करोगे या डेट का इस्तेमाल करोगे तो आपको लगता है केओ नीचे जाना चाहिए, पर स्क्रीन पे देखोगे केओ नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि आपकी बार हो क्या रहा है, एक सर्टेन समय तक आपका जो डिबेंचर या फिर डेट बढ़ने से आपका केडी जो घटता है उसके साथ आपका केओ नीचे जाते हुए दिखता है। बट इन द लॉन्गर रन क्या होता है, जो बैंक आपको लोन देती है ना, वो बोलती है आपने ऑलरेडी बहुत सारा लोन लिया है, आप में हमें बहुत रिस्क नजर आ रही है, अब जो हम पहले आपको 10% से दे रहे थे अब 10% से नहीं आपको 15 से देंगे, और लेंगे तो आप 20 तक भी पहुंच जाएंगे। यानी कि क्या बढ़ रहा है? अरे स्क्रीन पे देखो ना, क्या बढ़ रहा है? आपका केडी बढ़ रहा है, और केडी बढ़ने से क्या होता है? आपका केओ बढ़ जाता है। फिर एक सवाल उठ रहा है, सर केडी बढ़ रहा है तो यहां पे केई भी क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज दोस्तों जो लोग आपको शेयर्स में आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके कंपनी को क्या लगते हैं? बताओ बच्चों, आपकी कंपनी लीवर्ड लगती। तो पहले ध्यान से सुनना, आपकी कंपनी ने लोन ज्यादा लिया, बोलो लिया, तो बैंक ने आपका केडी का यानी कि इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया, तो आपका डी ऊपर गया। अब क्या हुआ, आपने बहुत लोन लिया, तो क्या होता है उसके अंदर जब आप नया आईपीओ लाते हो तो लोग बोलते हैं यार तू बहुत ही लीवर्ड है, जैसे तू अडानी है। ये अडानी का सेम केस है, तू अडानी है क्योंकि तेरे ऊपर लीवर्ड बहुत है, तेरे पास में डेट बहुत है, तेरे कंपनी में लगाने से में कुछ कुछ होता है, हम क्या करेंगे, हमसे केई बहुत मांगेंगे, तो इसलिए लोग दोस्तों केडी बढ़ता है तो केई भी बढ़ जाता है एज पर ट्रेडिशनल।
अब केडी बढ़ रहा, के बढ़ रहा तो केओ तो बढ़ना ही है, यानी कि आपका वैक बढ़ना है गाइस। बाजू में ये कौन सा अप्रोच था? ट्रेडिशनल। अब हम लोग नॉय के उसके नॉय, ये नॉय में क्या बोलता है? ये नॉय अलग चीज है। ये देखो ना क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बताओ? मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसको क्या है। वो क्या बोल रहा है? जितना आप आपके धंधे में, ये क्या है, जितना आप आपके धंधे में डेट का प्रमाण बढ़ा रहे हो, तो एक्चुअली जब डेट बढ़ेगा तो आपका केओ नीचे जाना चाहिए, जैसा पहले में हुआ था। तो कुछ समय तक ऐसे हुआ जब आपने डेट बढ़ा, आपका केओ नीचे नहीं जाए, बिकॉज आपका डेट सस्ता आता है। पर लोगों को लगा आपका डेट बढ़ रहा है, कंपनी की रिस्क बढ़ रही है, तो जितना डेट की वजह से नीचे गया, लोगों ने केई उतना बढ़ा है। देखो ये ऐसा ऐसा जा रहा है, एक नीचे एक ऊपर जा रहा है, तो डेट की वजह से जितना नीचे गया उतना ए ऊपर गया, तो आपका ओ बीच में आ गया। नहीं समझ के? अरे पहले में क्या बोला था? बाय 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 जिया, अरे पलट, बाय जिया। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें देख के लगता है कि डी के वजह से हम लोग नीचे जाएंगे जरूर, पर फिर भी केओ आपका नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा, जैसे कि 1 में जाते दिख रहा था। ये क्या थ्योरी है? ये क्या बोलता है? ये है नॉय। नॉय क्या बोलता है? आप जब डेट लेते हो, जैसे अब आजकल अडानी बहुत डेट ले रहा है, तो आप जब जितने डेट की वजह से उसका जो कॉस्ट ऑफ डेट जो कम हो रहा है, तो के ओ डी नीचे तो ओ भी नीचे होना चाहिए, पर ओ नीचे नहीं जा रहा, ओ कांस्टेंट है। क्योंकि लोगों ने जब डी आपने बहुत लिया ना, तो लोगों को लगा बहुत रिस्की हो गया भाई, इसका ई बढ़ा दो, तो जितना डी के वजह से फायदा होता है, ई की वजह से नुकसान हो गया, तो आपका ओ कांस्टेंट हो गया। ये तीनों भी तेरी है। ये आप तीनों के लॉजिक मैंने आपको बता दिए। अगर आप यूट्यूब पे देखें तो उसको 2 बार रिवाइंड कर लेना, एक बार समझ लेना, मैंने सब पढ़ा दिया है। अब आगे एमएम अप्रोच की बात करें। एमएम अप्रोच क्या बोलता है? अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है बताओ? वो बोलता है डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लायबिलिटी साइड में डेट और इक्विटी का प्रमाण कितना है? हो सकता है 40-60 हो, 40 डेट 60 इक्विटी हो सकता है 20-80 हो सकता है 50-50, हो सकता है 80-20 हो। अरे बोलो यार, इसी को कहते हैं डेट इक्विटी, इसी को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट इक्विटी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इतना अच्छा डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखो ऑर्गेनाइजेशन को 100 करोड़ चाहिए, इसको लाने के 10-90 का भी रेशो हो सकता है, 50-50 का भी हो सकता है, 80-20 का। अच्छा और बुरा डिपेंड करता है कंपनी को कहां पे ज्यादा कामयाबी मिली, कहां पे कॉस्ट उसकी कम आ रही है। बोलो भाई, डेट सस्ता है इसका मतलब डेट ही लेंगे ऐसा नहीं होता। अगर डेट ही सस्ता होता तो मुकेश अंबानी तो पूरा डेट लेके बताओ जितना अडानी है। अडानी क्या कर रहा है? मोर डेट, 90% डेट, 10% इक्विटी। आईपीओ ज्यादा नहीं ले रहा ना, वो आईपीओ में थोड़ा थोड़ा देता है, बाकी पूरा डेट से भर रहा है। इसलिए आज तक मैंने अडानी में पैसे लगाए नहीं, वो आज तक दर्द हो रहा है मुझे, क्योंकि वो बहुत रिस्की बेट है। वो कब बस्ट हो जाएगा पता नहीं, ऐसा लगता है ये अगला स्कैंडल इसमें होने वाला है। पता नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैंने नहीं लगाया, बहुत लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पता नहीं, ऐसा बहुत एनालिस्ट बोलते हैं पता नहीं। मेरा जो सीएनबी से आवाज का एक दोस्त है, वो बोलता है मैं तो नहीं लगाऊं, तो कुछ भी बोल दे, क्योंकि वो बोलता है यार ये नहीं यार, ये पता नहीं कब इसकी नैया डूबेगी, बिकॉज में डेट बहुत ज्यादा है। रिलायंस में ऐसा नहीं है। रिलायंस में है थोड़ा डेट है थोड़ा इक्विटी है, उसने 50% अपना इक्विटी काटा है। तो उसने जो पैसा रेज करना था, तो उसने लोन से, बैंक से ज्यादा पैसा नहीं लिया, उसने मार्केट में आईपीओ से पैसे उठाया। तो कैसा बैलेंस कंपनी है, तो डूबेगा जल्दी नहीं। बोलो यार, ये अडानी क्या है ना, बहुत लिवर्ड है। अरे कितना लोन है उसके पास, उसको बोल रहे हैं 2 लाख करोड़ से, उसको बोल रहे काम कर तू आईपीओ में ज्यादा करना, बोलते नहीं मेरे को मेरे कंपनी के शेयर्स को डाइल्यूट नहीं करना, इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना, मुझे पैसा उसको भी चाहिए। अब उसको एसीसी चाहिए था, उसको अंबुजा चाहिए था, उसको पूरा डेट से पैसा लोन ले लेके कंपनी खरीदता है वो। तो आज बैंक भी उसको टेंशन में आ रही, लोन देना कि नहीं देना, बिकॉज अगर वो बंद हो गया, अभी 9,000 करोड़ में अपना जो किंगफिशर का ओनर है माल्या,
वो 9,000 करोड़ लेके बाकी लंदन में गया था, अभी तो 2 लाख करोड़ है। ये कहां भागेगा? ये स्पेस में जाएगा, ऊपर ये मार्स पे जाएगा, जाएगा। बट एनीवेज अपन जो बोल रहे हैं, हो सकता है वो इतना होशियार है अडानी जो अपन समझ नहीं पा रहे। अपन गलत भी हो सकते हैं, सिर्फ अपन बहुत एनालिस्ट की बात कर रहे, बहुत होशियार समझ रहे खुद को तो बात कर रहे। हो सकता है वो इस परिस्थिति में भी अपने आप को, अभी तक तो बहुत गाड़ी सही चल रही है उसकी, कब किस दिन अभी आगे बढ़ने का समय आ गया। दोस्तों ये चैप्टर में कितने क्वेश्चंस दिए हमारे पास में? 9 क्वेश्चंस दिए हैं और आपके पास में 20। अगर आप चाहते हो तो इसको घर पे कर सकते हैं, आप लेक्चर बंद कर सकते हैं। क्या बोलते तो? ब्रेक मत करो अभी। दोस्तों निया अप्रोच का पहला क्वेश्चन आपके सामने। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू 4 फॉर्म्स ABCD। EBIT 2 लाख, ABIT 3 लाख, EBIT 5 लाख, EBIT 6 लाख। बोलो है? बोलो भाई। इंटरेस्ट 20, 60, ये क्या है? फर्म्स अलग अलग टाइप की कंपनी है और उनका इंटरेस्ट भी अलग अलग है, EBIT भी अलग अलग है। और इक्विटी कैपिटलाइजेशन ने के उनका 12%, 16% ऐसा के है उनका। Assuming that there are no taxes and interest rate on debt, टैक्सेस नहीं है और इंटरेस्ट रेट कितना है? आप मुझे बताओ। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। जानते हो क्या? वैल्यू ऑफ द कंपनी इज द वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। भाई देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका बैटरी डाउन हो गया। आपको थोड़ा सा भी तो आप घर जाइए, इस लेक्चर को बाद में देखिए। जो लोग यूट्यूब पे भी अपने आपको थोड़ा सा टायर्ड महसूस कर रहे होंगे, आप नहीं बेटा, आप निजी ब्रेक ले सकते हो क्योंकि अपने को लिंक नहीं तोड़ना है। आपको मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, आपको दर्द हो रहा है बाद में देखो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ाई भी नहीं हो रही और ब्रेक भी नहीं ले रहे। आपको जिसको जो करना है करके आओ। और जो भी लोग घर पे देख रहे बंद करके, आप बंद कर दो, बाद में देखो। अभी मैं पढ़ाता हूं, जिसको इस पर थोड़ा सा अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो, ऐसा मेरा बोलना है। Assuming that there are no taxes और यहां पे लिख रहा है डेट का रेट 10% है। आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ डेट कितना आएगा? सिर्फ एक का बताओ, एक का, बाकी मत बताओ। अरे भाई 20,000 का तो इंटरेस्ट है ना, तो 2 लाख रुपए तो डेट से ले लिया। चलो ये बात भी सही है। डिटरमाइन ये हो गया, बोलते वैल्यू, अब पर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना जरूरी है, तो आपने वैल्यू ऑफ डेट निकाला सिर्फ 2 लाख, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट हैपेंस, वो ठीक है। आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे आप? वो बोल रहा है जो EBIT है उसमें से अपन इंटरेस्ट माइनस कर लो पहले, कितना बचता है वो? 1,80,000। 1,80,000 को 12% से डिवाइड करो तो इक्विटी का वैल्यूएशन 15 लाख आता है। क्योंकि इक्विटी वाले क्या बोल रहे हैं, हमको जो मिल रहा है वो हमें 12% जैसा लगता है, तो उनको मिल रहा है कितना? 2 लाख नहीं, 1,80,000 मिल रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट भी तो माइनस करना पड़ेगा। समझ गया? तो कितना हुआ उसका वैल्यूएशन? 15 लाख। और 2 लाख का डेट, कितना वैल्यूएशन हो गया? 17 लाख का वैल्यूएशन पूरे कंपनी का हो गया। बराबर है? देखो यहां पे 17 लाख का वैल्यूएशन है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, वो पूछ क्या रहे, कंपनी का वैल्यूएशन बताओ, तो कितना? 17 लाख वैल्यूएशन है। सिंपल है ना, याद रख लो एक चीज मत दिमाग में, वैल्यू द कंपनी इज इक्वल टू डेट की वैल्यू प्लस इक्विटी वैल्यू, दैट्स इट, कुछ और नहीं। डेट की वैल्यू, इक्विटी वैल्यू दोनों को ऐड कर दो, कंपनी का वैल्यू निकलता। पर अगर इन्होंने अगर सिर्फ यहां पे पूछा होता कि उन्होंने क्या बोला, उनका वैग भी बताओ, सिंपल है ना। डेट और इक्विटी का वैल्यूएशन कितना है? 17 लाख। उसके लिए कमाई कितनी करी? 2 लाख। अरे EBIT 2 लाख है ना, टैक्सेस नहीं है। पर अगर टैक्सेस होते हैं तो ये फॉर्मूला नहीं चलता, फिर वो EBIT नहीं चलता, आपको पैट प्लस इंटरेस्ट करना पड़ता। सही पकड़े हैं? मेरे को पूरा समझ में आ रहा, आपको पता नहीं। ये EBIT कितना है? 2 लाख। 2 लाख किसके लिए कमाए? डेट और इक्विटी के। तो डेट और इक्विटी की संख्या कितनी? 17 लाख। तो 2/17, यानी कि क्या हुआ? कंपनी का वैल्यूएशन इतना 11.76। इज दैट क्लियर गाइस? इसी तरह से अगर आप कॉलम 2 का करके दिया तो कॉलम 2 में आप करें तो मुझे खुशी हो जाएगी। बी का करके बताओ, बाकी छोड़ दो। अच्छा, बी में बताओ बच्चों, कंपनी का इंटरेस्ट कितना है? तो 60,000 को 16%, 60,000 उनको कितने परसेंट जैसा लग रहा है? 10%, यानी कि 6 लाख डेट की वैल्यू है। 6 लाख डेट की वैल्यू है। अब आप बताओ EBIT कितना है?
उसमें से इंटरेस्ट कितना गया? तो 2,40,000 जो है शेयर होल्डर को मिलेंगे, उनको वो 16% जैसे लगते हैं, तो 240 अपॉन 16%, तो 15 लाख और 6 लाख, तो कंपनी का वैल्यूएशन 20। देखो तो सही है क्या? आ गया ना? तो सही है, आपका सही चल रहा है। आप बताओ कंपनी का वैक कितना है? अब EBIT कितना है? 3 लाख, तो 3 लाख अपॉन 21 लाख, 14.2। ठीक है, आगे जाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आई थिंक मैं आगे बढ़ सकता हूं। एक बताओ, इस क्वेश्चन में वैल्यू क्यों निकालना था रे? ये वैल्यूएशन क्यों निकालते मालूम है क्या? डेट नहीं, वो जाने दो, वैक भी जाने दो। अपन क्या करते हैं, ये तो अलग क्वेश्चन था, पर अब एक ही कंपनी का अलग अलग डेट इक्विटी स्ट्रक्चर लेंगे और देखेंगे कौन से डेट इक्विटी स्ट्रक्चर में आपका वैल्यू ज्यादा बैठता है। जिस केस में आपका ज्यादा वैल्यू बैठता है तो समझ जाना वो आपके लिए स्ट्रक्चर अच्छा है। नहीं तो आपका सवाल है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है, डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? काय को वैल्यू निकाल रहे हैं? अरे भाई, ऐसे डेट इक्विटी का स्ट्रक्चर जिसमें वैल्यू सबसे, तो समझ जाना वो डेट इक्विटी स्ट्रक्चर आपके लिए अच्छा है। इसलिए इस चैप्टर में वैल्यू निकालते हैं। वरना अच्छा बुरा कैसे समझेगा? और अच्छा बुरे के परखने के लिए और एक तरीका है, EPS। अगर आपकी कंपनी का, मान लो एक ही कंपनी, उसने 4 अलग टाइप के डेट इक्विटी लिए, किसने 20-80 लिया, किसने 50-50 लिया, किसने 80-20 लिया है। अब क्या करेंगे? सबका तीनों का EPS निकालेंगे, जिसकी वजह से आपका EPS सबसे अच्छा आया तो समझ आना वो डेट इक्विटी स्ट्रक्चर आपके लिए अच्छा है। समझ आ रहा होगा? आगे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखना, RST लिमिटेड कितना एक्सपेक्टिंग कितना है? 4 लाख। प्रेजेंटली द कंपनी इज फाइनेंस एंटायरली कितना? पूरा के पूरा 20 लाख कहां से लेते वो? उनका इक्विटी डेट नहीं है, क्या है और क्या नहीं है? विद द कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? यानी के ही 16% हो गया। 20 लाख रुपए लगाए हैं और 16%, 3,20,000 क्या है उनका? पैट आएगा ना? पैट ही आएगा। पर पूरा पढ़ लेते एक बार। द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू रिडीम अ पार्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि उनको इक्विटी कम करके डेट लेना है। दीवाने लोग हैं, इक्विटी कम कर रहे हैं, डेट लेंगे, यानी डेट लेके इक्विटी बायबैक करेंगे, जो भी है। यानी पहले कितना था? 100%, अब क्या करेंगे? तो पहले अनलीवर्ड थे, अब लीवर्ड बनने जा रहे। द कंपनी हैज 2 ऑप्शन टू रेज डेट, एक तो 30% डेट लेंगे तो 50%। पूरा कितना फंडिंग है? 20 लाख। तो एक तो 6 लाख लेंगे तो 10 लाख लेंगे, तो आपके इसमें 4 कॉलम बन जाएंगे, पर्टिकुलर, प्रेजेंट, प्रपोज के 2 कॉलम। देखो यहां से दिख रहा है, ये आपका 0 डेट, एक 30% डेट, बराबर है। देखो डेट यहाँ पे नील है, इधर देख लो स्क्रीन पे, ये 6 लाख, टोटल 10 लाख, टोटल 20 लाख है ना, तो 30% यानी 6 लाख, 50% 10 लाख। इक्विटी कितना है? इधर 20 लाख, पर इधर आप 20 नहीं रहेंगे, इस 14 और 10, और EBIT 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। इधर इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट इधर 6 लाख जाएगा, इधर क्यों? क्या इंटरेस्ट का रेट क्या चल रहे हैं? दिया है क्या? 10%। तो 6 लाख का 10% 60,000, इधर इसका 10 लाख का 1 लाख, 12% है क्या? मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ता हूं, मैंने पढ़ा था। वो बोल रहा 30% अगर लिया ना तो 10% है, और अगर आपने 50% ले तो 12%, ऐसा लिखा है यहां पे, मैं नहीं बोल रहा हूं। और जब 30% लेता ना तो कंपनी बहुत लीवर्ड कम लगती है, तो इससे 17% लोग के ही उम्मीद करते हैं। पर 50% जब डेट लेती तो कंपनी लोगों को बहुत रिस्की लगती है, इसलिए लोगों की एक्सपेक्टेशन 17 से 20 हो जाती है। ठीक है ना? तो ठीक है, लॉजिक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू। अब बताओ, कुछ मत देखो, वैल्यू कैसे निकालते? तो पहले डेट का वैल्यू बताओ। अपन 30% वाले की बात करेंगे, इधर मेरे आंखों में देख के बताओ। तो डेट की वैल्यूशन बताओ। तो 6 लाख ऐड हो गए। अब ऐसे समय पे आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? इधर देखो ना, ये आपका 3,40,000 आ रहा था, वैसे 4 लाख EBIT ऊपर दिया है, मेरे पास मत देखो, 4 लाख रुपए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 4 लाख में से इंटरेस्ट गया, कितना बच रहा? तो 3,40 लोगों को कितने जैसे लगते हैं? 17% जैसे लगते हैं। तो कितनी वैल्यू इक्विटी की? तो 20 लाख इसके और 6 लाख किसके? तो कंपनी का वैल्यूशन कितना? तो ये हो गया 26 लाख रुपए वैल्यूशन, बराबर है। पर बाजू वाले का देखो, 50% वाले के साथ में। अब देखना मत आंसर, इधर देखो। हाँ, अब कितना है? 50% यानी कि 10 लाख, तो 10 लाख डेट का वैल्यूशन है।
पर ये इंटरेस्ट बढ़ने के चक्कर में अपना जो पैट है वो पैट कितना हो रहा, अब देखो ना स्क्रीन पे 280 हो रहा है। अब 280 लोगों 20% जैसा लग रहा है, तो 280 अपॉन 20%, तो ये 14 लाख प्लस 10 लाख कितना हो रहा है, तो यहां पे 24 लाख। तो बताओ बच्चों 26 और 24 में ज्यादा कौन है, तेरे कौन सा मॉडल आपके लिए अच्छा है? यानी कंपनी ने 30% डेट वाला लेना चाहिए। यार बहुत इजी है, एक बात दिमाग में, वैल्यू ऑफ कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी, बस। पर वो वैल्यू ऑफ इक्विटी वो नहीं होती है, कौन सी, जो पहले वाली होती है, वो जो नई निकलती वो वैल्यू होती है। कैसे? नहीं नहीं रुको, मैं आपको बताता हूं। आप बोलेंगे अरे 20 लाख चाहिए था, 6 लाख का डेट हो गया, तो डेट कितना, डेट 6 लाख और इक्विटी 14 लाख का अपने आप ही होगा, तो 20 लाख, तो आपको आपके साथ हर कॉलम में 20-20 लाख ही आएगा। वैसा नहीं होता, वो डेट तो डेट होगा, पर बाद में जो आपका पैट आता है वो पैट को के से डिवाइड करके जो आता ना वो आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी आता। नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, 6 लाख का डेट है और कितना चाहिए था, 20 लाख ना, हाँ 14 लाख का, फिर आपके हिसाब से तो हर जगह पे 20-20-20 का वैल्यूएशन आना चाहिए। तो मुझे लगता है वो गलत है, हम जो अभी कर रहे थे वो सही है। अभी मैं तीसरे क्वेश्चन में जाना चाहता हूं। सब सही चल रहा है? नहीं, मैं बोलना चाहता हूं। इफ यू अलाउ मी, if you allow me, can I take the next question? NOI approach, हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। अल्फा लिमिटेड, डोंट टॉक गाइस, अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट व्हाट, यानी कि सोचो दोनों कंपनी का EBIT सेम ही है। जब कंपनी का आइडेंटिकल कहते हैं ना, तो मतलब दोनों का EBIT सेम होता है, पर दोनों का क्या अलग है, डेट इक्विटी स्ट्रक्चर अलग है। अल्फा लिमिटेड 50% डेट 50% इक्विटी, वेयर बीटा 20-80, ऑल परसेंटेज आर इन द मार्केट, ठीक है। द बोरोइंग रेट फॉर द बोथ द कंपनीज 8% इन नो टैक्स वर्ल्ड, यानी कि केडी का रेट उनका 8% है। कैपिटल मार्केट्स आर अज्यूम टू बी परफेक्ट, ठीक है, हो जाने दो। अभी इफ यू ओन वगैरह जो भी उसके नीचे आता हूं, यहां पे लिखा है एंड द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन कितना है इसका, 18% पढ़ता हूं। इफ यू ओन 2% ऑफ द शेयर्स ऑफ अल्फा, व्हाट इज योर रिटर्न इफ द कंपनी हैज एन, यानी कि उनका EBIT ऑपरेटिंग इनकम मतलब 360 है, एंड द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 18 KO है, तो आपको ये जवाब देना है व्हाट इज योर रिटर्न। व्हाट इज योर रिटर्न मतलब क्या, KE। एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन जो बताया गया, ये क्यों ने वैक चाहिए, सुन के लो ध्यान से पूरा, इधर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन 100% होना चाहिए। क्या चाहिए उनको, क्यों ने वैक चाहिए। वैक का कल का फॉर्मूला बताओ, वैक का कल का फॉर्म, कल का कॉलम बताओ, सोर्स, सोर्स, अमाउंट, वेट। आप जो हम लोग वैक निकलते ना, वैक दिया हुआ है, तो 18% निकला हुआ है। सोर्स भी मालूम है, कौन सी सोर्स, डेट इक्विटी, खत्म हो गया। सोर्स अमाउंट कितनी है, देखो ना, आप क्या करो, देखो, यानी कि उनका अमाउंट जान दो पर वेट दिया हुआ है, तो वेट कितना हुआ, 0.5 नहीं समझ में आ रहा है, तो सोर्स हो गया, अमाउंट हो गया, रेट भी दिया हुआ है, रेट KE का नहीं दिया हुआ पर KD का दिया है, तो KE को KE लिख देंगे, KE को KE लिख दो, पर KD दिया हुआ है, KD कितना दिया हुआ है, 8% दिया है, तो 8 ले लेंगे और KE की जगह पे X लिख देंगे, तो जो आखिरी वाला कॉलम है वो मिल जाएगा, पर वहां पे वैक जो निकालना वो दिया हुआ है, इसलिए वो जो KE को X माना है ना वो निकल जाएगा, वही इसका आंसर है। आपको समझा नहीं समझा, अगर कल का नहीं समझा तो आज का नहीं समझेगा। यहां पे वो वहां पे जो कल कर रहे थे ना, कल रॉ मटेरियल जाता वैक निकालना था, आज क्या बोल रहा है, वैक दिया है, छोड़ आ गया। बीटा लिमिटेड हैज द सेम NOI, यानी कि 360 उसका भी होगा। व्हाट इज द इम्प्लॉयड, अरे हाउला ही कह रहे, वही बोल रहे, इम्प्लॉयड KE कितना है। अरे यार तुम लोग क्यों चेंज कर रहे हो, बराबर कि नहीं,
के वैसे आपको देखो, अपन ने जो चैप्टर यूज किया ना, अभी इसके अलग अलग तरीकों को फॉलो मत करो। इस सिंपल तरीका कौन सा, काय को टेंशन ले रही है, इसका अलग फॉर्मूला भी उन्होंने, फॉर्मूला मैं जानता हूं कौन सा फॉर्मूला दिया उन्होंने, एक नया फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। आपको करना है तो फॉर्मूले से कर सकते हो आप, पर अपने को जो चीज आती है ना परफेक्शन उसमें, क्योंकि अपन ने कल इसके ऊपर 8-10 फॉर्मूले सॉल्व किए हुए, कल किया था ना अपन ने, तो बेस्ट है, क्यों टेंशन ले रहे, खत्म हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एमएम अप्रोच, ये आ गया लीवर्ड अनलीवर्ड। आप इधर देखो मेरे पास, एमएम अप्रोच क्या बोलता है इसमें, इधर देखो ध्यान से, एमएम अप्रोच क्या बोलता है, आपकी कंपनी का इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेट इक्विटी स्ट्रक्चर, आप 20-80 करो या 50-50 करो या 70-30 करो, आपकी वैल्यू सेम आएंगी। पर एमएम ने बोल तो दिया, जैसे डिविडेंड चैप्टर में क्या होता है, डिविडेंड दो ने तो मत दो, आपकी वैल्यू सेम रहती है। यहां पे वही बोलता, आपका डेट इक्विटी कुछ भी रहने दो, आपका वैल्यू सेम रहता, ऐसा वो बोला। अब उसने बोल तो दिया, अब उसको प्रूव करना है, तो उसने क्या ज्ञान दिया है, सुनो। वो बोलता है लीवर्ड एंड अनलीवर्ड। लीवर्ड यानी जिस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट होता है, और अनलीवर्ड यानी कि जिसके डेट इक्विटी में डेट नहीं होता। क्या नहीं होता, डेट नहीं होता, पूरा इक्विटी होता है। अपन ने तो अभी तक जितना पढ़ा लगता है डेट इक्विटी की वजह से अपना वैल्यूएशन चेंज होता, ये बोलता है ऐसा नहीं होता, फिर वो प्रूव भी कर रहा है। अब देखते कैसे, पर आप जान लो लीवर्ड कंपनी की वैल्यूएशन हमेशा अनलीवर्ड से ज्यादा होती। बताओ कैसे, बिकॉज लीवर्ड कंपनी इज इक्वल टू अनलीवर्ड कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट। जाहिर सी बात है, वैसे तो अगर टैक्स ही ना हो, टैक्स ना तो लीवर्ड अनलीवर्ड सेम होगा, टैक्स होगा तो लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड प्लस टैक्स बेनिफिट। डू यू गेट मी? आगे, RES Limited is an all equity finance company with a market value of कितना, 25 लाख रुपए। क्या बोल रहा है, पूरा क्या पूरा अनलीवर्ड में क्या था उनके पास में, 25 लाख का इक्विटी उठाया था कंपनी। अनलीवर्ड लिखा है ना, विद ऑल इक्विटी, यानी कि पूरा अनलीवर्ड एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो खत्म हो गया ना। इसका K इज इक्वल टू K वो है, कैसे बोले मेरे पास पूरा इक्विटी और इक्विटी का 21% है, तो इसका मतलब KO भी तो उतना ही रहेगा। द कंपनी वॉन्ट्स टू बाई बैक। अब क्या करें, 5 लाख रुपए का इक्विटी कम करेंगे और वो डेट वालों को देंगे, यानी कि क्या घुसेड़ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, बैलेंस शीट में। जब एक जमाने में जो सिर्फ इक्विटी नजर आती थी, अब डेट भी 5 लाख रुपए नजर आएंगे। अब 5 लाख रुपए उन्होंने 15% से उठाए, एंड रेट ऑफ टैक्स 30% है आफ्टर कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, सब लिखा है। अब आपका मार्केट वैल्यू कितना, अब पहली बात तो उनको लगता है वो 21% जैसा है, ऐसा किसको लग रहा है, तो बताओ पैट कितना होगा। अरे वो 25 लाख रुपए लगा रहे ना, तो उनको 21% नजर आ रहे हैं ना, क्या है 525, ऐसा कब की बात है, इधर देखिए किधर लिखा, ये आ गया बराबर, तो आपका पैट 525 है। आप बता दो, एक सवाल मेरा प्रश्न आपसे है, जब आपकी कंपनी अनलीवर्ड थी तो आपकी कंपनी का वैल्यूएशन 25 लाख था, पर जब लीवर्ड होगा ना तो लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड, तो अनलीवर्ड तो 25 लाख है, प्लस आपने जो 5 लाख का डेट लिया है उसके ऊपर जो 30% है वो कितना है, 1.5 लाख, क्योंकि आपने 5 लाख का डेट उठाया ना, तो 5 लाख का 30% कितना हो रहा है, अरे पर वो प्रेजेंट वैल्यू में उतना जाता ना, अब वो यार वापस मुझे उसमें जाने लगा मुझे, क्योंकि वो अपने आप में अलग दुनिया। सुनो एक मिनट में बोल देता, अब 1.5 लाख ऐड हो गया ना इधर, सुन ले, तो तेरा जो प्रश्न है ना अभी मैं समझा, सुन ले ध्यान से, ये फॉर्मूला सही है, लीवर्ड की वैल्यू ज्यादा कि अनलीवर्ड की, क्यों लीवर्ड की वैल्यू ज्यादा, क्यों उसको जो इंटरेस्ट उसके पेन के डेबिट में पड़ता है ना, उसके उसका टैक्स से हो जाता। अब बताओ 1.5 लाख रुपए से हो रहे हैं, 1.5 लाख रुपए कहां जाएंगे, 5 लाख पे 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का क्या है इंटरेस्ट रेट कितना है, कितना हो रहा है, सुनो मेरी आंखों में देखो इधर, एक्चुअली ये क्या है ना, मॉड्यूल में ऐसा दिया हुआ है, कुछ लोग इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते बॉडी में, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्यों,
क्योंकि आपको लग रहा है 5 लाख रुपए डेट की वैल्यू है। 5 लाख रुपए थोड़ी ना पीएनएल का डेबिट का आइटम है, 5 लाख का इंटरेस्ट डेबिट का आइटम है, तो उसके ऊपर टैक्स से होना। ये आपको प्रश्न में समझ रहा हो, पर वो भी 1.5 लाख ही आंसर आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो मॉड्यूल ने क्या करा, शॉर्टकट मारा है, मैं आपको लॉन्ग कट से शॉर्टकट बताता हूं। फ्यूचर में आप ऐसे ही करना जो लिखा हुआ है, क्योंकि उतना टाइम पास मत करना, ये सिर्फ आपको दिलासा देने के लिए, ये क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। 5 लाख का 15% कितना है? 75,000 का 30%, यानी कि कितना आपने टैक्स बचा लिया? 22,500, यानी कि हर साल कितना पैसा बचे आपको? 1 साल क्या हर साल? 22,500, 22,500, 22,500, 22,500, 22,500, यानी कि परपेचुअल 22,500 बच रहे हैं। 22,500 बचाने के लिए आपको कितने पैसे लगाना पड़ेंगे? अगर 15% का वैल्यूएशन है तो 22,500, अगर आपको 22,500 बैंक से कमाना है और 15% के इंटरेस्ट, तो बैंक में कितने पैसे रखना पड़ेंगे? तो इसलिए 1.5 लाख का 22,500 1 साल का फायदा है। परपेचुअल 22,500 कमाना है ना, तो आपको 1.5 लाख रुपए बैंक के पास रखना पड़ता है। यानी 22,500 के फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू 1.5 लाख है। तो अगर अपन वैसा भी, इन्होंने क्या करा, शॉर्टकट, ये बहुत अच्छा तरीका है। आंसर ऐसा खाओ नहीं तो ऐसा खाओ, घुमा के खाने का समझ में आता हो क्या हो रहा है। अब देखो कितना उसकी आंखों में कितनी खुशी है। वो खुशी क्यों ढूंढ रहा था पता है? उसको यहां पे दर्द हो रहा था। नहीं, ये झेपता नहीं, पहले तो प्राइमा फेसी झेपता ही नहीं, और जिन लोगों को झेपता है उनको समझते नहीं, वो इग्नोर कर, अच्छा होगा बराबर ही होगा। जैसा अंकुश को डाउट ही नहीं आया, क्यों? उसको लगा उसमें क्या है, क्योंकि उसको लगा ये नॉर्मल है। पर एक्चुअली 5 लाख पीएनएल के डेबिट पे नहीं जाते, 5 लाख का इंटरेस्ट डेबिट में जाता। 22,500 नहीं, आपका 75,000 डेबिट में आता, उसके साथ 22,500 से होते हैं, पर 22,500 परपेचुअल से होते हैं। उसका प्रेजेंट वैल्यू 1.5 लाख है। फॉरगेट अबाउट इट, 1.5 लाख आ रहा है। ये आपकी लीवर्ड की वैल्यूएशन 26.5 लाख है। गॉट इट गाइस? क्वेश्चन देखो, मार्केट वैल्यू आ गई, अनलीवर्ड के समय 25 लाख, लीवर्ड के समय 26.5 लाख। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते रहे? अरे कंपनी ने कितने पैसे कमाए, उनका पैड दिया ना 21 लाख, उनका जो क्या बोलते हैं, उनका कॉस्ट पैड कितना है? 5,25,000। अब 5,25,000 रुपए जो उन्होंने कमाई है, वो कितने रुपए पे कमाए? यानी नहीं सुनो ना, आपको समझा नहीं, कंपनी का टोटल वैल्यूएशन कितना है? अरे यार वो तो पहले का है ना रे, हौले कर तुम। अबे आपने 26.5 बोला ना, अब 26.5 में से 5 क्या गया, तो कितना वैल्यूएशन इक्विटी का है? वो बोल रहा है आपकी कंपनी जब लिवर्ड हो जाती है तो आपकी इक्विटी जो 20 की नहीं रहती वो 21.5 हो जाती है। अब 21.5 के ऊपर आपने 5,25,000 कमाए, क्या नहीं कमाए? नहीं कमाए। कमाए क्या नहीं कमाए? कैसे? इधर देखिए, आपने क्या किया, आपने इधर देखिएगा, 5,25 तो आपने पहले कमाए थे, पर अभी 5,25 नहीं कमाए आपने देखो ना, ऐसे है, क्योंकि क्या हो जाता है, आप जब ये क्या कर रहे हो, ये आपका EBIT 7.5 लाख ही था, पर अभी आपका इंटरेस्ट 75 गया, 675 कमाए, फिर आपका टैक्स इतना गया। अरे बोलते कि नहीं बोलते? ये 7.5 लाख कैसे आए? ये रिवर्स गए भाई। क्या होता है ना, मैं आपको वो ऐसे गया है, आपको पता था 21% की, सबसे पहले याद करो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई थी। आपने 25 लाख लगाए थे, आपको 21% मिलता था, यानी कि पूरा कंपनी शेयर होल्डर के लिए कितना कमा रही थी? हाँ इधर देखो ना, 5,25,000 टैक्स काटने के बाद कमा रही थी, टैक्स को एड बैक करके कंपनी 7.5 कमा रही थी, यानी कंपनी वाज अर्निंग 7,50,000। तो 7,50,000 इंटरेस्ट तो कुछ था नहीं, यानी कि कंपनी की EBIT 7.5 था, तो यानी कि कंपनी तो डेट इक्विटी स्ट्रक्चर क्या, कंपनी तो सेम है। तो 7.5 तो पहले भी EBIT था अनलीवर्ड में, तो लीवर्ड में भी 7.5 ही होगा। तो 7.5 में से आप क्या, जो पहले इंटरेस्ट माइनस 0 हो रहा था, अभी तो अपन ने 5 छोड़कर डेट लिया है, तो उसका इंटरेस्ट माइनस हुआ, फिर उसका टैक्स माइनस हुआ, इसलिए आपका जो पैट है वो 472 है। आप बताओ 472 500 डिवाइडेड बाय 21,50,000, ये है आपका नया KE, ये है आपका KE।
स्क्रीन पे चेक करो। ये चैप्टर जो है ना, जब मैंने पढ़ाना चालू किया था मुझे बड़ा पेचीदा लगता था, क्योंकि उसमें कुछ तो अलग चीज है। पर जब मैंने उसके गहराई में गया ना, अब वो चैप्टर बड़ा अच्छा है अगर उसको समझा तो। नहीं समझा तो बड़ा संकट है इस चैप्टर में। वो क्या करता है, बार बार आपको वैल्यू करता है। वो वैल्यू का क्या बोलना है उसका, वो पुरानी वैल्यू नहीं पूछता। पुरानी वैल्यू तो ऑलरेडी 25 लाख दी हुई छिचोरो। वो बोला वैल्यू, आप बोलेंगे सर वैल्यू ऑलरेडी क्या, अरे वो पुरानी वैल्यू तो नई वाली में थोड़ी ना 25 लाख पूछेगा, बेवकूफ समझे क्या उसको। ओके बोला के तो ऑलरेडी 21% दिया है ना, वापस के क्यों पूछ रहा है। अरे छिचोरो वो अनलिवर्ड का दिया था, क्योंकि क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन अधूरा सा लगता है। मार्केट वैल्यू क्या तो पूछ रहा, 25 ऑलरेडी दिया ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलरेडी 21 दिया है ना। तो आदमी को लगता है जो दिए है वो निकालना क्यों है। वो क्या है, जो दिए वो अनलिवर्ड की थी। तो लिवर्ड आने से, यानी कि आपने डेट इक्विटी स्ट्रक्चर को चेंज करने से आपका वैल्यूएशन एक तो पहले डेट की वजह से बढ़ गया, और उसकी वजह से आपका जो है ना, अभी पैट चेंज हुआ तो आपका के भी चेंज हो गया। तो ये चैप्टर समझने में क्या बिफोर और आफ्टर की बात है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो के ही आते, दो वैल्यू आती। तो समझते नहीं पहले क्या था ना, अब क्या पहले वाला जो था वो अनलिवर्ड का था, अब क्या निकालने का बोल रहा है वो। इसीलिए वो चैप्टर थोड़ा सा आपको कभी भी कर। और अब क्या लिखता है वो, वैक, अरे वैक अभी वैक मत निकालने बोलो यार। अभी सोर्स मालूम है, डेट इक्विटी वैल्यूएशन आपने बनाया ना, एक 5 लाख एक 21.5 लाख, उसका वेट डाल दो, रेट मालूम है, देखो ना। अबे ऐसा मत करो यार, ये अभी तो निकालना है। एक बच्चा क्या बोल रहा है, क्या तो वैक निकालने का यार, 21% वैक दिया है ना, वो तो पूरा के पूरा इक्विटी चे वही के हो। अरे वही के वो तब था ना जब डिबेंचर नहीं थे, आप तो डिबेंचर घुसेड़ दिया ना आपने। तो आप क्या वो, उन्होंने क्या पूछना चाहिए, मैं उनको बोलता हूं आईसीए को अमेंड करने का, व्हाट इज द न्यू वैल्यू, व्हाट इज द न्यू के, व्हाट इज द न्यू वैक। एक्चुअली क्या था, वैक निकालो, एक्चुअली आना चाहिए नया वैक निकालो, नया के निकालो, या तो लिवर्ड के ही निकालो। वो क्या ना, क्वेश्चन ऐसा अधूरा सा लगता है, वो अधूरा नहीं, एक्चुअली उनको क्या लगता है बच्चे इतने समझदार होंगे, पर वो नहीं जानते। देखो यहां पे लिखा, देखो ये सब लिखा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, आर्बिट्राज एमएम अप्रोच। ये तो वो है ना करण अर्जुना, भूल गए क्या आप ये। दोस्तों बहुत ही बढ़िया चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया कमान। दोस्तों करण है और अर्जुन है, एमएम अप्रोच ने आपको एक बात समझाई। वो बोल रहा है कि आपका डेट इक्विटी स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो करण जो है ना, ये करण जो है ना डेट इक्विटी वाला है, और अर्जुना जो है वो पूरा इक्विटी वाला है, यानी अर्जुन पूरा अनलिवर्ड है और करण जो है वो डेट इक्विटी लिवर्ड वाला है। बाकी अप्रोच बोलते हैं दोनों केस में वैल्यूएशन का फर्क निकलेगा। एमएम बोलता है करण की वैल्यू अर्जुन की वैल्यू लॉन्ग टर्म में सेम ही आना है, आप कुछ भी कर लो। वो कैसे प्रूव करता देखो। सब लोग ध्यान से देखेंगे। बोलते हैं डेटा रिलेटिंग टू टू कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास। इसका मतलब क्या होता है पता है, दोनों की रिस्क का सेम है। अरे बोलो रहा है दोनों की रिस्क का, यानी कि मतलब क्या, दोनों की रिस्क सेम है। तो वो लोग बेवकूफ है क्या जो 1 रुपया 20 पैसे का शेयर लेंगे, यानी कि ये करण की वैल्यूएशन भी 1 रुपया 20 पैसे एक शेयर की है और अर्जुन भी 1 रुपया, और हालांकि दोनों का परफॉर्मेंस अरे बिलोंगिंग टू सेम रिस्क क्लास है ना। बताओ आपके पास में अगर करण होता, करण के शेयर, तो आप करण का बेच के अर्जुन ले लेते, क्यों? अरे 1 रुपया 20 पैसे की चीज मैं बेच दूंगा 1 रुपए की, दोनों भी कंपनी सेम ही है। जैसे टीसीएस और इन्फोसिस सेम है, और टीसीएस महंगा तो मैं टीसीएस को बेच दूंगा, इन्फोसिस ले लूंगा। इसको क्या करते हैं लोग, आर्बिट्राज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर क्या होता है ना, क्या बोलता है, एक समय आता है इन द लॉन्ग रन, लोग सब करण को बेच बेच के जब अर्जुन बाय करेंगे ना, तो अभी करण को लोग सेल करेंगे और अर्जुन को, तो अर्जुन का प्राइस बढ़ने लगेगा। तो अर्जुन 1 से 1.5 1.10 आएगा, और इसका सेल इतना बढ़ रहा है, हो रहा है, सेल हो रहा है, तो ये डाउन आए, तो दोनों मैच हो जाते हैं, तो 1.10 1.10 हो जाएंगे। तो उसके से क्या होगा पता है, उस केस में आर्बिट्राज खत्म हो जाएगा। हाँ तो फायदा ही नहीं ना, करण को क्यों बेचो, बोले मैं करण को बेच के अर्जुन ले लूंगा, बोले क्यों, बोले वो 1.10 में मिल रहा है, छिचोरे ये भी तो 1.10 का ही है। ये तो तब मजा आ रही थी
जब 1.20 का दे के 1 रुपए में मिल रहा था, तो लॉन्ग रन में क्या साबित कर दिया उसने? अच्छा बताओ, एक सवाल पूछो। ये जो इसका वैल्यूएशन 1 रुपए है और इसका वैल्यूएशन 1.20 रुपए है, यहां पे डेट है, ये बताओ, ये शुरुआती दिनों में आपको लगा ऐसे है कि इसका वैल्यू क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम थी, क्योंकि आपको डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा था, और कॉस्ट कम थी इसलिए उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा था इनिशियली। पता नहीं क्या बोल रहा है, जान दो, मैं और एक बार बोलने की कोशिश करता हूं। ये 1.20 क्यों है? बिकॉज जहां पे डेट होता है वहां पे इंटरेस्ट रेट यानी कि कॉस्ट, तो इसलिए लोग आके शेयर की प्राइस। अर्जुन की प्राइस क्यों कम थी? महंगा कैपिटल था उसका, बिकॉज सारा इक्विटी था। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है? इक्वल हो। ये आपको समझाना तो आपको क्लियर है। क्या प्रूव करने की कोशिश की इसने? बस यही एमएमए अप्रोच में लिखा है, इन द लॉन्ग रन आर्बिट्राज। जहां पे लिखा है आर्बिट्राज कब खत्म होता है? व्हेन आर्बिट्राज प्रोसेस विल एंड। कब एंड होगा? आगे। और उसमें वो थोड़ा सा आगे एक अंदर प्रोसेस भी दिखा है कैसे करते हैं, वो आप कर लेना, बहुत इजी है। इफेक्ट ऑफ डेट फंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कम ऑन, कॉन्सेंट्रेट एवरीबॉडी, जीटा लिमिटेड इज प्रेजेंटली फाइनेंस एंटायरली बाय इक्विटी। क्या बोल रहे हैं? पूरा क्या पूरा 100% जो है ना इक्विटी से, पूरा अनलिवर्ड है कि लिवर्ड है? द करंट मार्केट कितनी है उसकी? डिविडेंड कितना कमाता है? दिस लेवल ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश रिसीट ऑफ व्हाट? नहीं वो क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो मैंने आपको क्लास में बताया था। एक्चुअली क्या है, ये लाइन पहले होना चाहिए तो बाद में होना चाहिए था। वो क्या है ना, कंपनी के पास में यहाँ पे लिखा है डिविडेंड जो है ना, दिस लेवल ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ कैश रिसीट ऑफ 1 लाख इंडेफिनेटली एंड द प्रोजेक्ट, ये देखना, द प्रोजेक्ट वुड बी फाइनेंस बाय इशूइंग व्हाट 5 लाख डिबेंचर एट द 18। अब क्या होता है, वो बोल रहा है अब कंपनी के पास 6 लाख रुपए क्या है? जब 100% निकला तो उसकी वैल्यूएशन कितनी थी? अब कंपनी क्या कर रही है? बोलो यार, ये कंपनी 5 लाख रुपए अब घुसेड़ रही नए। 5 लाख रुपए क्या कर रही है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे मैं सोच रहा हूं कि क्या, कौन सी लाइन ऊपर एक लाइन बाद में है, क्योंकि क्या होता ना, यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा तो, एक लाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई है। मैं आपको बताता हूं क्या है, सुनो ना। आपने डिविडेंड कितना कमाया? अब दिस लेवल ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट व्हाट? नेट कैश रिसीट, यानी कि जो आप ये नए 5 लाख रुपए लगा रहे हो ना, अरे नए जो 5 लाख रुपए लगा रहे हो ना आप, उसके से आपको 1,05,000 का फायदा हो रहा है। समझा? वापस से बोलूं, दिस लेवल ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 1,05,000। मुझे सिर्फ चेक करने दो क्या क्या मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा किसी के बुक है क्या, उसको पता होगा। एक मिनट बता दो सिर्फ, मैंने वो बुक में लिखवाया था आपको, वो चेंज किए क्या आपने? हाँ बस उतना बता दो, मैंने क्लास में बताया था बस इसको, बस मैं खुद ही बोल रहा था क्या बताया था। ओके, द प्रोजेक्ट वुड बी फाइनेंस्ड बाय, अच्छा सुनो ना, यहां पे जो एक लाइन है सुन लो, ये जो पॉइंट है ना, दिस लेवल ऑफ डिविडेंड, कहां गया दिस लेवल ऑफ डिविडेंड? ये ना, ये जो दिस लेवल ऑफ डिविडेंड है ना, सुन लो मेरे सामने जो हाईलाइट किया हुआ है, ये जो पूरा हाईलाइट किया है ना, ये किसके बाद आना चाहिए मालूम क्या? ये सिर्फ और सिर्फ ये रेट है, रेट, इसके बाद ये लाइन आना चाहिए, बाकी सब सेम है। मेरे पास गलत है क्या? ओह रियली? ओह इट्स ओके। मेरे पास जो स्क्रीन आपके बुक में सही है, मतलब बुक में बोल तो आपका जो रॉक्स है, आपकी बुक में क्या लिखा है? ये आ गया ना, हाँ बस शायद से मैंने वो रॉक्स में अच्छा कर दिया था बाद में।
द प्रोजेक्ट वुड बी फाइनेंस बाय 5 लाख रुपए। हाँ, आपके बुक में क्या हुआ, बिल्कुल सही है, अच्छा है, ठीक है, रॉक्स में सही है, रॉक्स में सही, मेरे रॉक्स, ये भी मेरा रॉक्स है, पर ये प्रीवियस रॉक्स है, मतलब ये 1-2 लाइन थोड़ी सी अपडेट की थी हमने बाद में। अब चलो ठीक है ना, अब इसके ऊपर विषय नहीं करते। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड द गेन मेड बाय द शेयर होल्डर्स इफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइजेस टू, कितना लिखा है, एंड प्रूव दैट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय द गियरिंग। अब सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कितना आपका पूरा के पूरा इक्विटी है, मतलब पहले अनलीवर्ड था, वो लीवर्ड होने जा रहा है, पहले क्या वैल्यूएशन थी उसकी, और उसके ऊपर कितना मिल रहा था उसको, यानी कि उसको 20% आउटपुट मिल रहा था, यहां तक बात क्लियर है। अब वो क्या बोल रहा है, नया प्रोजेक्ट उसको कितने में मिल रहा है, 5 लाख, और इस 5 लाख घलाने की वजह से अब उसको, अब वो 5 लाख के ऊपर 18% क्या मिल रहा है उसको, नहीं 5 लाख ले रहा तो 90,000 रुपए उसका इंटरेस्ट जाएगा, और उसको उसके से 1,05,000 मिल रहे, यानी कि नेट फायदा सिर्फ 15,000 का हो रहा है। 5 लाख रुपए लोगों से डेट पे लेके अगर धंधे में लगाएंगे ना तो 105 मिलेंगे, पर 105 उसके पापा के नहीं है, उसको 90,000 लोगों का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो यानी कि बेनिफिट तो 15,000 का ही हो रहा है। तो पहले शेयर होल्डर को कितना फायदा हो रहा था, अब कितना होगा, हाँ 135 फायदा होगा। अरे पुराना तो मिलेगा इतना, पुराना 120 मिल रहा है, और ये जो उसने कुटाने, ये जो नए कांड किए ना उसने, उसकी वजह से 1,05,000 का फायदा नहीं हो रहा, केवल 15 का हो रहा है। तो पहले वाला कितना था, 120, अब कितना हुआ, तो पूरा मिला के कितना हुआ, ये देखो 135 लिखा हुआ है, बराबर है। अभी 135 में अगला बोलो क्या बोलना चाहेंगे, 135 में डिवाइड बाय 21.6 क्यों कर रहे हैं, अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अरे क्वेश्चन पूछा ना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड द गेन मेड बाय द शेयर होल्डर इफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइजेस टू व्हाट, यानी कि जो संख्या आ रही है कितनी, 135, जो संख्या 135 को 21.6% पकड़ो, तो पहले 21.6 डिवाइड करो, तो वैल्यूएशन कितनी हो जाएंगे आपकी, 625, यानी जो आपकी कितनी वैल्यूएशन थी, 6 लाख की थी। ये थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ने की वजह से, क्योंकि आप जितना प्रॉफिट कमाते हो लोग आपकी वैल्यूएशन बढ़ाते हैं, तो पहले लोग आपको 6 लाख में पकड़ते थे, अब आपकी कीमत 6.25 हो गई। प्रूव दैट द वैक इज नॉट अफेक्टेड बाय गियरिंग, ये देखो क्या लिखा है, वैक देख लो कैसे है 21%, पहले कितना था, 6 लाख पे आप 1,20 कमा रहे थे, तो 20% कमा रहे थे, 20% वैक था, क्योंकि आपके पास में सिर्फ के था, और के 20% था। अभी के 21.6 हुआ जरूर, पर आपको सस्ता वाला डेट भी तो मिला है, तो इसलिए ये इधर बढ़ गया, इधर से कम हो गया, तो आपका अल्टीमेटली 20% हो गया। अरे कुछ नहीं, वो बोल रहा नए वाले का वैक निकालो और ये बताओ कि नया और पुराना का वैक सेम अलग है, तो पुराने का तो 20% कैसे आया था, आपने 6 लाख लगाए थे, अरे क्या 6 लाख, और उसके ऊपर 1,20 मिल रहा था आपको, तो 6 पे 1,20 मिल रहा था, सबसे पहले इक्विटी था तो 20%, अब तो डेट लेके भी 20%, यानी कि अपन ने क्या प्रूव किया दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस, बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर यहां पे एक बात सुनो, एक बात, 1 मिनट सुन लो, इधर ध्यान से सुनना, सुनो गौर से दुनिया वालों, आप सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एमएम के मुताबिक लीवर्ड और अनलीवर्ड की वैल्यूएशन सेम हो जाती, उनका वैक्स सेम हो जाता अगर टैक्स नहीं होता, तो इसलिए वहां पे 20-20 दोनों का आ रहा है। अगर उसका वो सेम हो, अगर टैक्स होता तो क्या होता, लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड प्लस, इस केस में दोनों सेम क्यों आ रहे हैं, हालांकि एक लीवर्ड एक अनलीवर्ड है, यहां पे लिखा ना टैक्स नहीं है। आगे बढ़ेंगे, फाइनेंस, कुछ नहीं पता क्या है ये, तो इससे जैसा झंडू बाम क्वेश्चन कुछ नहीं, वो क्या बोलेगा, नहीं सुनो ना क्वेश्चन क्या, आप इधर देख लो, आप सिर्फ महसूस कर लो इसको, 1 मिनट में आपको बताता क्या है। वो क्या बोल रहा है, आपका ईबीआईटी इतना है, फिर आप कभी 30-70 ले लोगे, कभी 50-50 लोगे, कभी 20-80 लोगे, और तीनों भी तरीके से आप ईपीएस निकालो, और फिर बताओ सबसे अच्छा ईपीएस किस में आता, तो जिसका अच्छा सबसे ईपीएस आता, ये देखो क्वेश्चन मत पढ़ो, आप क्वेश्चन मत पढ़ो, 2 मिनट आंसर देखो। ये देखो यहां पे क्या लिखा है, कितने आपको चाहिए थे पैसे, तो आपके इसमें क्या है, 545 है, ये 20, ये क्वेश्चन में गिवन है। अरे टाइम वेस्ट मत करो यार, अब क्या होगा ना, ये ऐसा ऑलरेडी गिवन है,
मार्केट वैल्यू शेयर्स की दी हुई है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल गया आपको, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाले ताकि आप ईपीएस निकले। 2 मिनट आप नंबर ऑफ इक्विटी को बाजू में रखे, आपका ईबीआईटी कितना है? ये तीनों का सेम क्यों आएगा? कंपनी सेम ही है ना, अरे कंपनी में डिफरेंस नहीं है, कंपनी तो सेम ही है ना भाई। कंपनी 10 लाख 10 लाख 10 लाख कमा रही थी, पहले ईबीआईटी से माइनस टैक्स होगा कि इंटरेस्ट होगा? इंटरेस्ट तीनों का अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों का डेट इक्विटी अलग है, तो इससे तीनों का अलग इंटरेस्ट है। फिर तीनों का टैक्स माइनस होगा, रिस्पेक्टिव टैक्स माइनस होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा? फिर वो जो भी पैट आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से कर लो, तीनों का ईपीएस अलग आया, कौन सा सेलेक्ट करेंगे? क्यों वाला? इस क्वेश्चन में ये सबसे छपरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार डिमांडेड क्वेश्चन है ये, अब बहुत बार पूछते क्योंकि अच्छा है ना, वो आपको ईपीएस तक पहुंचना, देखना ईपीएस किसका अच्छा था। क्या बोलते हैं? लास्ट क्वेश्चन गाइस, इनडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा ईबीआईटी है जहां पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेट इक्विटी स्ट्रक्चर आपका सेम आता, सेम जीरो नहीं आता, सेम आता। ये बीईपी नहीं है, ये इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस यानी कि इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू मेक 20-80 और 80-20 और 50-50। इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा ईबीआईटी है, ऐसा सपनों का ईबीआईटी है जहां पे आपका डेट इक्विटी ये रहे क्या वो रहे क्या, यानी 20-80 रहे या 50-50 रहे, उससे आपका ईपीएस सेम आता, ईपीएस सेम। करो क्या लिखा है, इसको पता है क्या करते हैं वो? ईपीएस इसका ईबीआईटी एक्स मानते और उसको नीचे लेटते लेटते लेके जाते और बाद में दोनों को ऐसा ऐसा कर देते। ये बहुत इजी है, 1 मिनट में खत्म होता। देखो क्या है इसका क्या है, 4 लाख और 2 लाख है, इसका 4-2 है, यानी कि इक्विटी 4 और डिबेंचर 2, इसमें इक्विटी 4 और, यानी इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द प्लान इज व्हाट, कितना लिखा है? अच्छा इसमें तो ये ऑलरेडी इंडिफरेंस पॉइंट दे रखा है, तो आप वो ठीक है ना, अपन अच्छा है इंडिफरेंस 2,42,50 दिया है, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, इसमें से नहीं होगा, इसमें से पीडी माइनस होगा, इसमें से नहीं होगा, तो इधर से टैक्स माइनस होगा, इधर से पीडी माइनस होगा, ये बाद में आया। नहीं यहां पे इन्होंने क्वेश्चन के, अच्छा कुछ भी एक चीज नहीं देंगे पर ढूंढ सकते। अब बोलेंगे आप सर इसका पीडी कैसे निकालेंगे? एक काम करो, इसको ये कर लो, पीडी को एक्स मान लो, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर से उनका ईपीएस आता, तो दोनों ईपीएस को सामने सामने कर दो, फिर बोलेंगे इक्वल टू क्यों हुआ? क्योंकि ये इंडिफरेंस वाला ईबीआईटी है। अब एक्स बाहर निकल के आ जाएगा। अक्सर वो क्या करते हैं, इंडिफरेंस देते नहीं, वो इंडिफरेंस को एक्स मानते हैं, वो बल्कि इजी होता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों लग रहा होगा? ये भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा वैसे। वापस से इंडिफरेंस क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों इतना एक बता दो, ओ सुनो ना बच्चों, आपको मुझसे बात करना ही पड़ेगी। सुनो ना, हम फाइनेंशियल बीईपी एक ऐसा ईबीआईटी होता है, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा ईबीआईटी होता है जहां पे आपका वो जीरो आता है, यानी कि शेयर होल्डर के लिए कुछ बचता नहीं। ईपीएस जिसका जीरो आएगा उसको बोलते हैं बीईपी। हम उतना ही कमाएंगे कि जितना कि आपका इंटरेस्ट या जो भी फिक्स्ड अमाउंट देना है, हम उससे, यानी कि शेयर होल्डर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बीईपी पॉइंट के ऊपर जब आप कमाने लगते हो तब समझ जाना शेयर होल्डर को मिलना चालू हो जाता है। तो दोस्तों कैसे होता है ना, इनके पास में ऐसे ऐसे अलग टाइप के है। पी वाले प्रपोजल में 100% इक्विटी है, क्यू में 50-50 है इक्विटी डेट, और यहाँ पे आर में 50 और ये प्रेफरेंस है, बराबर है। और इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज इतना है 40 लाख। इनका ईबीआईटी कितना है? कौन से ऑप्शन के लिए? पी के लिए, क्यू के लिए, आर के लिए, तीनों के लिए। कंपनी एक है। टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज कितना है? यानी पहले वाले में 40 लाख पूरा इक्विटी से, दूसरे वाले में 20-20 लाख, तीसरे में भी 20-20 लाख।
और इक्विटी शेयर कितनी वैल्यू है और प्रीमियम कितना है यानी 20 रुपए का। तो पहले वाले में आपको कितने शेयर्स लगते हैं 40 लाख डिवाइड बाय 20 कितना था 2 लाख। सेकेंड वाले में यानी कि 20 लाख अपॉन 20 1 लाख। समझ गया ना। अच्छा सर आपने क्यों निकाला अभी इतना घिरो मत यार। ईपीएस निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स लगता है तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स तो लिखना जरूरी है। आगे टैक्स रेट कितना दिया है और केडी और अब केडी कितना है 50% 10% दिया जरूर है पर केडी का इंटरेस्ट माइनस ब्रैकेट में 1 - टी होता वो 5% आएगा और प्रेफरेंस तो केडी केपी 10 का 10 ही रहेगा। ये समझाने तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। समझा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है फ्रॉम द अबव प्रपोजल आप एक काम करो ईपीएस ढूंढो। क्या आप ईपीएस ढूंढ पाएंगे कितने कॉलम आएंगे 4 पर्टिकुलर पीक्यूआर 40 40 40 तीनों में से माइनस होगा। पहले कॉलम में से इंटरेस्ट नहीं माइनस होगा पीक्यू में से होगा और आर में से नहीं होगा क्योंकि एक ही जगह पे रेट है। फिर तीनों के टैक्स 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 माइनस मैंने क्या बोला अरे हाँ 18 जो भी ईबीआईटी होगा तो ईबीआईटी लिख दिया माइनस इंटरेस्ट हो गया जहां जहां पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल है टैक्स सब में से जाएगा पीडी वहां से माइनस होगा जहां पे आर है तो हम लोग कहां पहुंचेंगे पैट पे यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर पे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे हमें ईपीएस मिलेगा। खत्म हुआ गेम। अब आगे सुनो वो क्या बोल रहा है इसमें से आप मुझे बीईपी बताओ। ये देखो यहां पे ईपीएस तक पहुंच गया बोलो इमेजिनेशन में पहुंच गए होंगे भाई। पी का इस पी ऑप्शन का मुझे आप बीईपी बता दो बस। क्योंकि इसका फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कुछ भी नहीं है तो इसका बीईपी 0। अगर 0 भी कमाएंगे तो चलेगा पर क्यू के लिए ऐसा नहीं है। क्यू के लिए कम से कम तो उसको 20 लाख तो कमाना ही पड़ेंगे। बोलो क्यों तो उसको तो 20 लाख रुपए उसको कमाना पड़ेंगे। नहीं समझे। देखो यहां पे बीईपी लिखा है इसका बीईपी 0 है इसका बीईपी 2 लाख है और लास्ट वाले का बीईपी ये बता देना आप सबसे ज्यादा होशियार है। यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना है उसको पता है 2 लाख है ना। सॉरी गलती से 20 लाख लिखा पर 2 लाख है। पर 2 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड है। बताओ इसका बीईपी कितना आएगा 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड क्या आपका बीईपी ईबीआईटी कितना आएगा 4 लाख। क्यों सर 4 लाख रुपए कमाएंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड के तो 2 लाख बचेंगे। अगर हमने 2 लाख ही कमाए ना तो 1 लाख तो मोदी जी लेके जाएंगे तो 1 लाख रुपए का घंटा देंगे पीडी वाले को 2 लाख देना है ना तो 2 लाख देने के लिए 4 लाख कमाना पड़ेंगे तो बीईपी ईबीआईटी 4 लाख होगा। तो बीईपी ईबीआईटी 4 लाख कमाएंगे 2 लाख टैक्स जाएंगे तो 2 लाख पीडी दे पाएंगे। और अगर 2 लाख कमाए तो मोदी जी बोलेंगे 1 लाख मेरे दो फिर 1 लाख रुपए में क्या देंगे आप। I think it is done. This chapter is over, guys. Everybody. So, ladies and gentlemen, this is done. Everybody. दोस्तों, ये चैप्टर जो हमने किया है, आई थिंक ये चैप्टर में मुझे जितना रिकॉल हो रहा है मैं आपको कुछ बता रहा हूं। एक क्वेश्चन होता है एमएम अप्रोच जिसमें क्या बोलते हैं लीवर्ड अनलीवर्ड वो आता है। लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड प्लस टैक्स वो सब आता है। इस चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट है इनडिफरेंस पॉइंट जिसमें क्या बोलते हैं एक ऐसा ईबीआईटी जहां का ये ऑप्शन वो ऑप्शन दोनों का एक्स लेके खत्म कर दो। इस चैप्टर में एक बीईपी कॉन्सेप्ट है एक ऐसा ईबीआईटी हम उतना ही ईबीआईटी कमाएंगे जितना फाइनेंशियल कॉस्ट देना है उससे ज्यादा शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर इस चैप्टर में आपको वैल्यू निकालने का बोलते हैं कि पहले का वैल्यू क्या तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू डेट का वैल्यू इक्विटी का वैल्यू। फिर इस चैप्टर में आपको के निकालने का बोलते हैं तो वो वैक के 5 कॉलम में डाल के वो केओ देते हैं आपको के निकालने बोलते हैं। अरे बोलो यार। तो देखो इस चैप्टर में मुझे लगता है ये जो दिया हुआ ना क्वेश्चंस
ये रॉक्स में ऐसे ऐसे भारी भारी क्वेश्चन चुन चुन के डाले हैं ना, ये पूरा हो जाता है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन 20, 21 और 9 तो दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। इस चैप्टर में और एक टाइप है, कौन सा डेट इक्विटी स्ट्रक्चर जहां पे जिसका ईपीएस ज्यादा होगा, तो ये तो सबसे गिरा हुआ क्वेश्चन है। ईपीएस निकालना आसान है कि डिफिकल्ट है? क्या करना पड़ता है? ईबीआईटी लिखो, माइनस इंटरेस्ट करो, माइनस टैक्स करो, माइनस पीडी करो, जो आता डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करो। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूं मित्रों, तो आप जरा 6 से 7 अलग टाइप के क्वेश्चंस मुझे रिकॉल करके बताएंगे, तो मैं समझूंगा कि आपको ये चैप्टर आने लगा है। बोलो बच्चों, कितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में? 9 क्वेश्चन। ये है कैपिटल बराबर है। इसमें के इंडिफरेंस पॉइंट याद करो, क्या करना पड़ता है इसमें? एक ऐसा ईबीआईटी यानी कि उसको एक्स पकड़ लेने का, दूसरे दोनों का ईपीएस। एक होता बीईपी, इतना ही ईबीआईटी कमाएंगे जितना कि शेयर होल्डर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हमें वैल्यू निकालने का बोलते हैं, डी प्लस ई निकालने का बोलते हैं। फिर कभी कभी के ई निकालने का बोलते हैं, ओवैक्स से निकालने बोलते हैं। कभी बोलते हैं ईपीएस निकालो, ये सबसे तुच्छ है। फिर वो क्या करते हैं? लीवर्ड अनलीवर्ड, जानते हैं वो टैक्स और वो सब कुछ। ये ऐसे ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। एक आर्बिट्राज वाला क्वेश्चन है, करण अर्जुन वाला। तो मुझे लगता है मोटा मोटी एक क्वेश्चन इस चैप्टर में, एंड आई थिंक दिस विल गिव यू इनफ आइडिया। ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, दिमाग में डाल दो। लीवर्ड अनलीवर्ड, एमएम अप्रोच, वैल्यू, केई, केओ, वैसे ही। तो आई थिंक ये चैप्टर भी हमने खत्म किया है। एक बार ताली आप सभी के लिए। मित्रों, जितने भी लोग वहां पे YouTube पे देख रहे हैं, आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी गाइज? कम ऑन एवरीवन। क्या बात है, अभी तक सब लोग लाइन पर जुड़े हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। थैंक यू सो मच गाइस एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट, आई एम वेरी हैप्पी दैट आपने घर पे बैठ के भी इतना अच्छे से पढ़ा है। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइस? क्या इतने पढ़कर आपको आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? मजा आ रहा है आपको? दोस्तों फिर मिलेंगे बाद में। अभी 9:20 हो गया, अभी होगा नहीं है। अभी अभी नहीं हो, लेना तो लेंगे बाद पर, अभी नहीं होगा दोस्तों। हम लोग तो शॉर्ट मिलेंगे 26 तारीख को। थैंक यू सो मच अंजलि श्री, सयम शाह, थैंक यू सो मच। मैं क्या करूंगा दोस्तों, 26 को मिलेंगे। आप लोग काम करें, हमने जितने भी चैप्टर्स हुए हैं 9 + 4 13 में से 14 में से 12 चैप्टर्स तो हमने खत्म किए हैं। आप लोग 12 चैप्टर्स को अच्छे से, पहली बात तो जितना हमने पढ़ा है उतना पूरा आप लोग अच्छे से रिवाइज करें, और उसके बाद में वर्किंग कैपिटल और वो पढ़ते रहे। इसके बाद का जब रिवीजन आएगा, जब मैं क्या पढ़ाऊंगा आगे, अक्टूबर आएगा राइट। अक्टूबर में आई विल मेक श्योर कि हम लोग थोड़ा सा मॉड्यूल को ऊपर ले जा रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। और मैं क्या करता हूं, आपके लिए ये वर्किंग कैपिटल का एक अलग से रिवीजन है, वो मैं उसको अपलोड करता हूं। अभी इतना टाइम नहीं है, पर मुझे यकीन है अगर आप वर्किंग कैपिटल में उतना रिवीजन भी अगर देख लोगे आप, तो आपका काफी कुछ हो जाएगा। मैं वापस से बोलता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। वर्किंग कैपिटल का एक रिवीजन लेक्चर होगा, मैं अपलोड कर दूंगा, जहां पे सिर्फ रिवीजन मैंने चैप्टर खत्म करना था, नहीं कि वो क्लास के बाद में जो रिवीजन लेता हूं, तो एक 2-3 घंटे वाला रिवीजन है, तो आप वहां से करेंगे तभी उसमें आगे जाएंगे आप, तो उसको अलग से मैं अपलोड कराता हूं। बाकी गाइस थैंक यू सो मच।
अक्टूबर में कुछ अलग टाइप का रिवीजन होगा, उसको जरूर अटेंड करना, जहां पे आईसीए के पेपर्स, आरटीपीस, मॉड्यूल, इन सब का समावेश किया जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइस एवरीवन। मेक श्योर गाइस, आप लोग रिवाइज कर रहे हो, आप लोग अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और वक्त आपको मिल रहा था आप खुद आरटीपीस और आईसीएस सॉल्व कर रहे हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, गुड नाइट, टेक केयर। इसको जनहित में शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं यहां पे, इसको रोको, आप लोग। यस बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यहां पे सभी लोग जो लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, इवन आई विल मिस यू टू। थैंक यू एवरीवन। और आप सभी ने वो जो मीट के लिए लिख के दिया उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। बाय 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 सभी लोग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। आपको फीडबैक देना तो आप जरूर दे 8669661234 पे। शायद से ये चैट अभी बंद हो जाएगी। थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच। नेमिका कह रही मेरा नाम ले लो सर। नेमिका थैंक यू सो मच। नित्या थैंक यू सो मच। अंकिता मिश्रा थैंक यू सो मच। गुड़िया थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सर, बाय बाय। वर्किंग कैपिटल सेपरेट लेक्चर में कल अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हम लोग ले सकते थे लेक्चर वर्किंग कैपिटल पर, टाइम अभी बहुत कम है, 9:30 बज चुके हैं, अभी घर जाने का टाइम है, वरना घर वाले निकाल देंगे। बाय बाय, गुड नाइट।